वो खाना खा रहा था और ठीक उसके पास एक तमाशा शुरू होने वाला था, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लड़की उसके आगे गिड़गिड़ा रही थी, पर सब बेकार था। फिर भी वो मजे से खाता रहा। वो उसके पीछे भागी, मदद की भीख मांगते हुए। वो उसे सब कुछ देने को तैयार थी। जब मैं सब कुछ कह रहा हूं तो मेरा मतलब सच में सब कुछ है। लेकिन इस बंदे को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा। फिर वो लोग आए, उसे घसीट कर ले गए और अपना काम चालू रखा। जब उन लोगों ने उसे पीटने को कहा, तब जाकर उसने बीच में आने का फैसला किया और बिना खुद सोए सबको सुला दिया। लड़की को लगा कि वो उसे बचा रहा है, इसलिए वो फिर से उसके गले पड़ गई, यहाँ तक कि बच्चों का वादा भी कर दिया। लेकिन वो उससे बुरी तरह चिढ़ गया। इस तबाही के बाद की दुनिया में जहाँ लड़कियां वैसे ही कम थीं, इतना रुतबा होने के बाद भी उसने उसे बेरहमी से रिजेक्ट कर दिया और अपना अलग ही रोब बनाकर वहां से निकल गया, जिसने उस लड़की को पागल कर दिया। लेकिन वो ऐसा क्यों है? उसे अपने आसपास क्या हो रहा है उससे कोई मतलब क्यों नहीं है? या फिर वो उस जैसी सुंदर लड़की के साथ बच्चे पैदा क्यों नहीं करना चाहता? इस लड़के ने अपने हर चाहने वाले को खो दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी काबिलियत बहुत बेरहम है और वो अभी अभी 3 साल अतीत में दोबारा पैदा हुआ है। शायद अभी भी बिटकॉइन खरीदने का टाइम बचा है। वो विशाल मॉन्स्टर्स के जमाने से वापस आया था, जो आपको दोपहर के खाने में खा जाना चाहते थे। लेकिन इस पूरे सीन में सबसे बुरी बात मॉन्स्टर्स भी नहीं थे, बल्कि धोखेबाजी थी। उसका प्यारा भाई उसे बचाते हुए मारा गया और काल कोठरी से बाहर निकलने के बाद उसे धोखा देकर मार दिया गया। वो एक ऐसे कीड़े की तरह मरा जिसे हम बिना देखे कुचल देते हैं, जबकि वो अपने भाई के साथ अनाथालय में था। उसने गलती से एक आदमी की जान ले ली और उसे अपनी काबिलियत का पता चला। वो खुद जिसे मारता है उसकी काबिलियत का स्तर और ताकत सीधे चुरा सकता है, लेकिन इस क्रूरता की वजह से उसके भाई ने उसे इस पावर का इस्तेमाल करने से मना कर दिया था और आगे चलकर यही दोनों की मौत की वजह बनी। वो कमजोर था और बेवकूफ था, इसी वजह से वो एक कोने में घिरे चूहे की तरह मरा। लेकिन अब से ये सब बदलने वाला है, क्योंकि वो सबको सबक सिखाएगा। वो दूसरों से कहीं ज्यादा बेरहम होगा, बुरे लोगों से भी ज्यादा बुरा। ये सारे लोग उसके लिए तख्त पर बैठने और सबसे ताकतवर बनने का ईंधन मात्र होंगे। जब वो दोबारा पैदा होकर अतीत में वापस गया तो उसके साथ काम करने वाले पहले से ही उसका मजाक उड़ा रहे थे। उसके निकम्मे गोरे बॉस ने सबके सामने उसकी बेइज्जती करने की कोशिश करते हुए उसे तुरंत नौकरी से निकाल दिया। ये आदमी एक और गद्दार है। अपनी पिछली जिंदगी में वांग जिचाओ ने शक्तियां हासिल करके एक ऐसा शैतान बना जो अंग चुराता था और लोगों की दलाली करता था। लेकिन इस बार मुख्य किरदार ने उस आदमी से एक शब्द भी नहीं कहा, क्योंकि वो भी उसी ईंधन का हिस्सा है जिसकी उसे जरूरत है। रस्सी और दस्ताने खरीदने के बाद मुख्य किरदार बाथरूम में छुप गया और अपनी काबिलियत चेक की। उसकी काबिलियत बहुत कमजोर है, लेकिन वो किसी भी मारे गए इंसान से 1% रैंडम ताकत या हुनर चुरा सकता है। अब उसका लक्ष्य अपनी काबिलियत को सीधे सबसे ऊंचे स्तर तक बढ़ाना है। अचानक उसे एक आवाज सुनाई देती है। उसका शिकार यही था और फोन पर कह रहा था कि उसने एक बहुत ऊंची कैटेगरी की इलाज करने वाली काबिलियत हासिल कर ली है और अब वो उस लड़की का ख्याल रखेगा। जाहिर है उसकी नीयत सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी नई काबिलियत के लिए इस्तेमाल करने की थी, लेकिन मुख्य किरदार पहले से ही वहां मौजूद था और ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था। याद है मैंने कहा था कि वो बिना किसी रहम के बेरहम होगा। खरीदे गए दस्ताने और रस्सी का इस्तेमाल करते हुए वो सुपरवाइजर वांग को पकड़ लेता है और कहता है कि दोबारा पैदा होने के बाद वो उसका पहला शिकार बनेगा। उसकी इलाज करने वाली काबिलियत खुद ब खुद बाहर निकलती है और अनजाने में उसे ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। मुख्य किरदार सिर्फ इस एक शिकार से अपनी काबिलियत के स्तर को सबसे निचले स्तर से सीधे बहुत ऊंचा कर लेता है। जिस काबिलियत को पहले दोबारा इस्तेमाल होने में 5 दिन लगते थे और जो सिर्फ 1% ताकत चुराती थी, वो अब 1 दिन में दोबारा इस्तेमाल हो सकती है और सामने वाले की पूरी ताकत चुरा सकती है। वो ये देखने के लिए अपने मददगार को भी बुलाता है कि उसके पास क्या पावर है और जल्द ही जमीन से काला आर्मर निकलता है। क्या ये सिर्फ मुझे लग रहा है या ये सोलो लेवलिंग के इंग्रेस की कॉपी है? सितंबर 2024 में आसमान से एक रहस्यमयी पत्थर गिरा जिसने शहर के बड़े हिस्से को तबाह कर दिया। वैज्ञानिकों को तुरंत इसकी जांच के लिए भेजा गया। ये एक नया दौर था जहां लोग पावर्स हासिल कर रहे थे। इसके साथ ही बहुत ऊंचे स्तर के ताकतवर लोग अपने मददगार को बुला सकते हैं। मददगार ब्लैक एम्परर, बहुत ऊंची ताकत 200। एक नॉर्मल इंसान का सिर्फ 10 होता है। इसकी एजिलिटी भी 200 है, साथ में 1 इंटेलिजेंस और बहुत भारी HP और एनर्जी। इसमें बस एक बड़ी कमी है, ये अपने समनर से सिर्फ 1 मीटर दूर ही जा सकता है। इसके पास स्ट्रेंथ स्टील की एम्परर पावर भी है। जब ये डैमेज देता है तो इसके पास दुश्मन के 1/5 स्टैट्स या एबिलिटीज चुराने का चांस होता है। लिन समझ जाता है कि ऐसा S रैंक समन बेहद खतरनाक है, खासकर बड़े दुश्मनों के खिलाफ। S रैंक टैलेंट से बनने वाले सब्स्टिट्यूट्स के स्टैट्स HP को छोड़कर ज्यादा से ज्यादा 200 तक ही जा सकते हैं। SS रैंक वाले 400 और SSS रैंक वाले 600 तक पहुंच सकते हैं। ब्लैक एम्परर तो 3 मैक्स्ड आउट स्टैट्स के साथ स्पॉन हुआ है। फिर भी ये बहुत समझदार नहीं है और ना ही उतना तेज है। ये दूर भी नहीं जा सकता, लेकिन अभी क्लोज कॉम्बैट के मामले में ये आसपास के सबसे ताकतवर जीवों में से एक हो सकता है। लिन ब्लैक एम्परर को बॉडी का सफाया करने का ऑर्डर देता है। वो वोंग सीगू की तरफ देखता है और कहता है कि पिछली लाइफ में वोंग अपनी पावर्स का गलत फायदा उठाकर शैतान बन गया था। बाथरूम में मरना ही उसके लायक है। जल्द ही पूरी दुनिया में तबाही मच जाएगी।
पुलिस को प्रोटैगनिस्ट तक पहुंचने में कम से कम 1 महीना लगेगा और तब तक वो इतना मजबूत हो जाएगा कि उसे कोई छू भी नहीं पाएगा। शहर में घूमते हुए उसे लगता है कि अब तक ज्यादातर लोग अवेकन हो चुके होंगे, यहाँ तक कि उसका बंद पड़ा क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप भी अचानक बजने लगा है। एक मोटा क्लासमेट पोस्ट करता है, अरे तुषन, तेरा टैलेंट तो एकदम बकवास है, मैंने एस रैंक विश बुक अवेकन किया है, अब से मुझे अपना बाप बोलो। जैसे ही लिन इसे देखता है उसे तुरंत याद आ जाता है कि यह कौन है, लू मिंग, 1 नंबर का सिरफिरा सनकी। विश बुक की मदद से लू ने उनकी क्लास की सबसे सुंदर लड़की फैंग मिंगशू को किडनैप कर लिया था। बाद में उसने अजीब तरीकों से कई मासूम लोगों का कत्ल किया और स्माइलिंग कॉफिन नाम का क्रिमिनल गैंग बनाया। इस बार हैंग प्रोविंस की भलाई के लिए एमसी फैसला करता है कि उसे वो पावर पहले ही छीननी होगी, इसलिए वो ल्यू को कॉल लगाता है। टुमानोव होटल में लू एक कमरे में हाथ में किताब लिए बैठे जीव के साथ बैठा है। खुद ही मुस्कुराते हुए वो डींगे मारता है कि वो लड़की इतनी बेताब हो चुकी है कि उसे डैडी बुला रही है। यह सब्स्टिट्यूट कोई भी विश पूरी कर सकता है, यह तो अनबिलीवेबल है। लू अपनी मांग रखता है, विश मास्टर, मुझे फैंग मिंगशू की बॉडी और माइंड पर पूरा कंट्रोल चाहिए। वो जीव जवाब देता है, मालिक, आपकी विश पूरी हो जाएगी। लू और भी एक्साइटेड हो जाता है, कहता है कि यह जीव कमाल का है और वो फैंग को छोड़ नहीं सकता। वो उसे पहले ही मैसेज कर चुका है, अरे फैंग मिंगशू, तुम कहाँ हो? मैं टुमानोव होटल के कमरा नंबर 414 में हूँ, मुझे आमने सामने बात करनी है, अभी आओ और ब्लैक स्टॉकिंग्स पहन कर आना। वो रिप्लाई करती है कि वो तुरंत आ रही है। ये घिनौना ओटाकू सोचता है कि ये विश मास्टर एकदम परफेक्ट है, अगर वो इसका सही इस्तेमाल करे तो पूरी दुनिया पर राज कर सकता है। फिर वो कॉल करता है और लिन फोन उठाता है। वो बताता है कि उसने एस रैंक टैलेंट अवेकन किया है जिससे वो एक सब्स्टिट्यूट बना सकता है। वो कहता है कि उन्हें मिलकर बात करनी चाहिए। लू सीधे जवाब देता है, तो तुझे भी एस रैंक मिला है? मैं टुमानोव होटल के रूम 414 में हूँ, तुरंत यहाँ पहुँच। प्रोटैगनिस्ट मान जाता है और कहता है कि वो रास्ते में है। लू अभी भी अनजान है और लिन का सीक्रेट जानने की सोचने लगता है, यहाँ तक कि उस पर भी विश मास्टर का यूज करने का प्लान बनाता है। 5 मिनट बाद एमसी पहुंच जाता है। वो दरवाजा खोलकर अंदर कदम रखता है। लू तुरंत पूछता है, हाँ तो मुझे बता, तेरे एस रैंक पावर का सीक्रेट क्या है? वो आगे जोड़ता है कि वो किसी और का इंतजार कर रहा है, इसलिए प्रोटैगनिस्ट जल्दी निपटाए। एमसी कहता है कि वो अपने सब्स्टिट्यूट का सीक्रेट अभी बताता है। लू कुछ समझ पाता उससे पहले ही ब्लैक एम्परर उसके पीछे प्रकट होता है और उसके चेहरे पर एक जोरदार घूंसा मारता है। उस पंच से वो मोटा आदमी हवा में उड़ जाता है और दीवार से टकराकर पूरी तरह पस्त हो जाता है। प्लंडरर एक्टिवेट होता है जिससे लिन को 4 चॉइस मिलती हैं, टैलेंट, एबिलिटीज, एट्रीब्यूट्स या सोल पावर। वो समझ जाता है कि ल्यू जैसे नॉर्मल बंदे के पास ज्यादा काम के स्टैट्स तो होंगे नहीं, और जब तक उन्होंने डंजन क्लियर ना किया हो या क्लास ना बदली हो तब तक उनके पास ज्यादा स्किल्स भी नहीं होती। सोल पावर मेरे टैलेंट्स को बूस्ट कर सकती है, लेकिन एक एस रैंक मेरे लिए काफी नहीं है। अभी सबसे सही कदम उसका टैलेंट छीनना है। प्लंडर सक्सेसफुल, आपने टारगेट का टैलेंट चुरा लिया है और आपको एस रैंक विश बुक मिल गया है। लेवल 5 पर ये आपको 3 में से एक विश चुनने देता है। पहली है बैटल विश, ये क्रिट रेट को 20% बढ़ाती है और मॉन्स्टर किल से मिलने वाली एक्सपी को डबल कर देती है। दूसरी है स्टील वॉल, जो 20% ज्यादा डॉज देती है और हर 10 मिनट में किसी भी एक अटैक को ब्लॉक कर सकती है। तीसरी है गुड लक, जो लक को 10 गुना बढ़ा देती है। विश फॉर्म्स बदलने का 5 मिनट का कूल डाउन है। लिन मुस्कुराता है, विश बुक सच में बहुत स्पेशल है। फिर वो अपने सब्स्टिट्यूट को बाहर बुलाता है। विश मास्टर प्रकट होता है, एक एस रैंक समन जो लड़ाई में बहुत काम का नहीं है, लेकिन ये काफी समझदार और बहुत तेजी से मूव कर सकता है। हाथ में किताब पकड़े ये झुकता है और कहता है कि वो अपने मालिक की सेवा करने के लिए हाजिर है। विश बुक विश पूरी कर सकता है, लेकिन विश जितनी मुश्किल होगी उसकी कीमत भी उतनी ही ज्यादा होगी। उस जीव को बोलते सुनकर लिन काफी इम्प्रेस हो जाता है। विश मास्टर समझाता है कि वो बोल इसलिए सकता है क्योंकि वो एक सपोर्ट टाइप सब्स्टिट्यूट है, जिसे किताब का इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया है, न कि लड़ने के लिए। विश जितनी बड़ी होगी उसकी कीमत उतनी ही भारी होगी। अगर बहुत ज्यादा मांग लिया तो आपकी एनर्जी हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। वो ये भी बताता है कि उसकी हाई इंटेलिजेंस की वजह से वो प्रोटैगनिस्ट को आगे के प्लान बनाने में मदद कर सकता है। एमसी पूछता है कि इसका सबसे सही इस्तेमाल क्या होगा, तो विश मास्टर कहता है कि सिंपल जानकारी मांगना सबसे बेस्ट है क्योंकि उसमें बहुत कम एनर्जी लगती है। वो तुरंत बात समझ जाता है। खजाना मांगने के बजाय ये मांगना ज्यादा बेहतर है कि खजाना कहाँ है और खुद जाकर उसे ले लिया जाए। वो ये भी चेतावनी देता है कि दूसरे लोगों से जुड़ी विश उनकी मेंटल स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती हैं। लिन पूछता है कि अपने भाई शेनडोंग को जेल से बाहर निकालने में कितनी एनर्जी लगेगी। विश मास्टर कहता है कि इसमें उसकी सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी और वो कुछ टाइम के लिए इनएक्टिव हो जाएगा, और उसके बाद भी ये प्रोसेस बहुत पेचीदा है। इससे सिर्फ रिहाई की स्पीड बढ़ सकती है, वो पूरी तरह आज़ाद नहीं हो पाएगा। प्रोटैगनिस्ट समझ जाता है कि इन विशेस के लिए बहुत संभाल कर सोचने की जरूरत है।
वो कुछ भी नहीं मांग सकता। अभी के लिए इसका यूज करके दूसरे एस रैंक्स को खोजना ज्यादा समझदारी का काम है। एम्परर बॉडी का सफाया कर देता है। तभी लिन की नजर उस पर बनी एक घड़ी पर पड़ती है। वो विश मास्टर से अपने सब्स्टिट्यूट्स के बारे में पूछता है, क्या उनका लुक किसी इंसान की पावर से जुड़ा हो सकता है? विश मास्टर हाँ कहता है। एबिलिटी और फॉर्म दोनों यूजर के एसेंस से ही आते हैं। एमसी इस पर विचार करता है क्योंकि ब्लैक एम्परर के पास टाइम बेस्ड पावर्स बिल्कुल नहीं है। शायद ये उसके रिग्रेशन से जुड़ा हो सकता है, लेकिन अभी से सुलझाने का कोई तरीका नहीं है। एक बार जब वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा तो ऐसे रहस्यों को क्रैक करना मुश्किल नहीं होगा। उसके बाद विश स्किल कूलडाउन पर चली जाती है, इसलिए लिन कुछ रेयम्स को एक्सप्लोर करने का फैसला करता है। सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए उसका सामना उसी कर्वी लड़की से होता है जिसे उस मोटे लड़के ने समन किया था। अब सवाल ये है कि क्या वो उसे शर्मिंदा करेगा या जाने देगा। अचानक वो विशेस के कंट्रोल से आजाद हो जाती है और सोचती है, मैंने उस घिनौने मोटे लड़के को वो बेवकूफ़ी भरे मैसेज क्यों भेजे? मुझे अभी यहाँ से निकलना होगा। कम से कम कुछ हुआ तो नहीं। नीचे फ्रंट डेस्क पर लिन रूम का रेंटल बढ़ा देता है ताकि बॉडी जल्दी न मिले, फिर वहां से निकल जाता है। इसके बाद कहानी उतई पर शिफ्ट होती है, जो टाइम की गॉडेस से बात कर रहा है। वो उसे बताती है कि टाइम ट्रैवल के दौरान किसी अनजान जीव ने उसकी पावर्स चुरा ली, इसी वजह से वे वापस इस टाइम पर आ पहुंचे। उतई हैरान रह जाता है। उसने जो कुछ भी किया उसके बाद भी ये सब हो गया। वो कहता है कि उसने अवेकनिंग एरा की शुरुआत में ही एसएसएफ रैंक एबिलिटी टाइम स्पेस ट्रैवल को अवेकन किया था। उस पावर के साथ उसने अकेले पूरी दुनिया का सफर किया और यहाँ तक कि गॉड से भी लड़ा। लेकिन फिर उसकी मुलाकात वे के गार्जियन से हुई, जो इलॉजिकल बींग्स के कबीले का एक खौफनाक दुश्मन था। उस दुश्मन के अटैक ने कुछ बहुत अजीब कर दिया। उसने उसके टाइम रिजर्व को 4000 से घटाकर सिर्फ 40 कर दिया। वो बमुश्किल बच निकला और जबरदस्ती पास्ट में वापस आ गया। उसका इरादा अवेकनिंग से एक हफ्ते पहले लौटने का था, लेकिन वो ठीक उसी दिन आकर उतरा और अब किसी ने उसकी गॉडेस का टैलेंट चुरा लिया है। गॉडेस कहती है कि वो उस सेकेंडरी पावर को पास में ही महसूस कर सकती है। उटाई पूछता है कि क्या वो श्योर है और उसकी पावर किसी और के पास कैसे जा सकती है। वो बताती है कि उस जीव ने इसे जबरदस्ती चुराया और फिर पूछती है कि क्या वो इसे वापस लेने का प्लान बना रहा है। उटाई शांत रहता है। अगर कोई पावर्स चुरा सकता है तो वो इंसान बेहद खतरनाक होगा। गॉडेस कॉम्बैट के लिए नहीं बनी है और वो कमजोर भी हो चुकी है, इसलिए अभी जल्दबाजी करना बेवकूफ़ी होगी। वो पूछता है कि क्या चोर इलॉजिकल कबीले का हिस्सा हो सकता है। वो उससे कहती है कि चिंता ना करे, उसे पूरा यकीन है कि उसकी पावर किसी इंसान के पास ही है। इसलिए उटाई फैसला करता है कि अभी के लिए वे डंजन्स क्लियर करेंगे। वे एक टीम बनाएंगे, स्ट्रांग बनेंगे और उस क्रिमिनल से बाद में निपटेंगे। एक गेट पर एक गार्ड हर किसी को बहुत सावधानी से अंदर जाने की चेतावनी देता है। वो कहता है कि एक्सप्लोरेशन शुरू करने से पहले 5 लोगों की टीम बनाना जरूरी है। एक और वार्निंग मिलती है, अंदर संभल कर रहना। पास में खड़े लड़के बस हंसकर बात टाल देते हैं। उनके लिए तो ये बस कोई मैजिक केव है। वे डींगे मारते हैं कि वे अंदर जाएंगे, सब कुछ तबाह कर देंगे और उसे टिकटॉक पर पोस्ट करेंगे। दूसरा कहता है कि उसने सुना है अंदर जाने से क्लास चेंज हो सकता है, बिल्कुल उस गेम की तरह जो वो खेला करता था। वो अपने दोस्त से जाकर चेक करने को कहता है, लेकिन दोस्त वही चैलेंज वापस उसी पर उछाल देता है। हर कोई जानता है कि सबसे सेफ मूव यही है कि पहले किसी और को जाने दिया जाए, फिर देखा जाए कि आगे क्या होता है। तभी वे किसी को अंदर जाते हुए देखते हैं। लगता है अंदर जाने की हिम्मत दिखाने वाला पहला बंदा मिल गया। एक लड़का कहता है, आजकल के बच्चे भी बड़े निडर हैं। फिर उसे एहसास होता है कि लिन अकेला अंदर जा रहा है, जबकि रूल तो 5 लोगों का था। जैसे ही मुख्य किरदार अंदर कदम रखता है, उसे याद आता है कि अपनी पिछली जिंदगी में वो इस जगह से भाग गया था, लेकिन आज ये जगह उसके कदमों के नीचे होगी। एक सिस्टम मैसेज आता है, उसकी बॉडी को डिजिटाइज करके बैकअप किया जा रहा है। रेल्म के अंदर उसे जो भी डैमेज मिलेगा, इंस्टेंट से बाहर निकलते ही वो ठीक हो जाएगा। शुरुआती 2 मौतों के बाद वो रिवाइव होकर बाहर भेज दिया जाएगा, लेकिन तीसरी मौत फाइनल होगी। फिर उसे 6 बेसिक क्लासेस में से एक चुनने को कहा जाता है, मेज, आर्चर, वॉरियर, शील्ड बैरर, असैसिन या प्रीस्ट। पिछली जिंदगी में लिन ने वॉरियर चुना था। वो ठीक ठाक था, पर कुछ खास नहीं। अब 2 एस रैंक टैलेंट्स के साथ उसे एक ऐसी क्लास चाहिए जो उसके असली गोल से मैच करे। इसलिए वो विश मास्टर से सलाह लेता है। विश मास्टर मेज चुनने की सलाह देता है और बताता है कि रैंक 20 पर ये उसे हिडन क्लास प्रॉफिट मेज हासिल करने में मदद कर सकता है। वो ये भी जोड़ता है कि ब्लैक एम्परर एक मेज की सबसे बड़ी कमजोरी यानी क्लोज कॉम्बैट को कवर कर सकता है। लिन इम्प्रेस होता है कि एक रैंक्ड टैलेंट उसे हिडन क्लासेस का रास्ता दिखा सकता है, लेकिन उसे ये भी लगता है कि विश मास्टर का अपना कोई फायदा हो सकता है। वो पूछता है कि अगर वो अभी मेज चुन ले और अपने दूसरे एडवांसमेंट के लिए प्लंडरर ले तो क्या होगा। विश मास्टर कहता है कि ये एक बेकार आइडिया है, इससे शायद कोई अजीब सा क्लोज रेंज मेज बिल्ड बन जाएगा। एमसी जानता है कि सलाह मायने रखती है, पर प्लंडरर अभी भी उसका नेचुरल टैलेंट है और इस वक्त उसका मेन वेपन ब्लैक एम्परर है। दिक्कत यह है कि उसकी एजिलिटी पहले ही अपनी लिमिट पर पहुंच चुकी है। इस वजह से तेज चलने वाली क्लासेस ज्यादा सूट करेंगी, खासकर असासिन। तो लिन पूछता है कि अगर वो पहले असासिन चुने और दूसरे चेंज पर प्लंडरर, तो उसे कौन सी क्लास मिलेगी। विशमास्टर जवाब देता है, रोग आउटलॉ।
ये पाथ प्लंडर की ताकतों को पूरी तरह बाहर लाएगा। इसके बावजूद वो फिर भी प्रॉफिट मेज पर ही जोर देता है और उसे काफी स्मूथ और एलिगेंट क्लास बताता है। वो उसकी बात इग्नोर करता है और असासिन चुन लेता है। सॉरी लॉर्ड ऑफ विशेस, पर यह ज्यादा बेहतर चॉइस है। क्लास चेंज कंप्लीट। वो अब एक असासिन है और उसके स्टैट पैनल्स बनने लगते हैं। असासिन के की स्टैट्स एजिलिटी और अटैक स्पीड तेजी से बढ़ते हैं और उसकी मूवमेंट स्पीड भी एवरेज से ऊपर चली जाती है। उसे 5 असासिन स्किल्स भी मिलते हैं, बैकस्टैब, क्विक रिफ्लेक्सेस, सडन स्ट्राइक, फैंटम ब्लो और साथ में 6 बोनस अटैक वाली एक अप्रेंटिस डैगर। इसके साथ एल ब्लैक एम्परर का और भी बेहतर इस्तेमाल कर सकता है। आगे सिस्टम पूछता है कि डंजन में कितने प्लेयर्स एंटर करेंगे, जिसमें मैक्सिमम 5 की लिमिट है। मुख्य किरदार बिना झिझके एक चुनता है। ब्लैक एम्परर के पास पहले से ही लेवल 20 से 30 के बॉस जैसी पावर है। एक लो लेवल डंजन उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी और कम लोगों का मतलब है बेहतर रिवॉर्ड्स। गॉब्लिन लेयर में इजी से लेकर नाइटमेयर तक की कठिनाइयां हैं। लिन सीधे नाइटमेयर मोड चुनता है। सिस्टम वार्निंग देता है कि ये मोड लेवल 10 के लिए रिकमेंडेड है और पूछता है कि क्या वो सच में लेवल 1 पर एंटर करना चाहता है। वो तुरंत कंफर्म कर देता है। डंजन एंट्री कंप्लीट। ये जगह जैक गॉब्लिन से भरी पड़ी है और छुपने की कोई जगह नहीं है। ये बस एक बड़ी लड़ाई है। रेड आइड गॉब्लिन्स लेवल 5। लिन तुरंत अपनी चाल चलता है, बैटल विश एक्टिवेट करता है और ब्लैक एम्परर को समन करता है। वो एम्परर को उन्हें खत्म करने का ऑर्डर देता है। ब्लैक एम्परर एक रेड आइड गॉब्लिन पर क्रिटिकल हिट से शुरुआत करता है और फिर जबरदस्त हमला बोलते हुए हर तरफ घूंसों की ताबड़तोड़ बारिश कर देता है। वो पूरी भीड़ को चीरते हुए गॉब्लिन्स को ऐसे कुचलता है जैसे फसल काट रहा हो। सिस्टम अनाउंस करता है 15 गॉब्लिन्स मारे गए। साथ ही अपने से 4 लेवल ऊपर के दुश्मनों को हराने के लिए 500 बोनस एक्सपी। बैटल विश उस एक्सपीरियंस को डबल कर देता है। लिन सीधे लेवल 6 पर पहुंच जाता है। एम्परर अपनी स्ट्रेंथ स्टील इफेक्ट का यूज सिर्फ 7 बार ही कर पाता है। चूंकि ये मॉन्स्टर्स बहुत कमजोर हैं, एमसी अपने स्टैट पॉइंट्स चेक करने का फैसला करता है। सिस्टम बताता है कि वो स्टैट और स्किल पॉइंट्स दोनों को फ्रीली असाइन कर सकता है। अब उसे याद आता है कि असासिन के वेपन्स को बाद में जहर से कोडेड किया जा सकता है और दूसरे अवेकनिंग के बाद एजिलिटी को स्ट्रेंथ में बदला जा सकता है। इसलिए सबसे सही प्लान यही रहेगा कि लगभग सब कुछ स्पीड में डाल दिया जाए और अपनी स्किल्स को भी उसी तरह बिल्ड किया जाए। वो स्ट्रेंथ में 4 पॉइंट्स जोड़ता है और अपने स्किल पॉइंट्स को भी स्पीड फोकस्ड ऑप्शंस में लगा देता है। फिलहाल के लिए वो स्विफ्ट स्ट्राइक में ही पॉइंट्स डालता है। वो वाली स्किल स्टैमिना की खपत सबसे कम करती है। अपनी पिछली जिंदगी से लिन जानता है कि कुछ इंस्टेंसेस बहुत बड़े निकल जाते थे, इतने बड़े कि असली लड़ाइयों तक पहुंचने से पहले ही लोग थक जाते थे। इसी वजह से कम स्टैमिना वाली क्लासेस अनपॉपुलर हो गईं। उसे नॉर्मल मॉन्स्टर्स के गिराए कॉइन्स की कोई फिक्र नहीं है। अगर वो बॉस को मार देता है तो सारा लूट एक साथ रिवॉर्ड चेस्ट में आ जाएगा। इसलिए ब्लैक एम्परर आगे बढ़ता रहता है और सामने आने वाले हर दुश्मन को कुचलता जाता है। अब सामने लेवल 6 के भेड़िए और लेवल 8 के आइस गॉब्लिन्स हैं। मॉन्स्टर्स और ताकतवर होते जा रहे हैं, लेकिन लिन पहले ही लेवल 7 पर पहुंच चुका है। ये मॉब्स अभी भी उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद आता है डंजन बॉस, एक विशालकाय गॉब्लिन जो साफ दिख रहा है कि खूब खाया पिया माल है और अपनी कुर्सी से उठने की तकलीफ भी नहीं उठा रहा। गॉब्लिन्स ने कई लड़कियों को किडनैप कर रखा है और वे उनके कपड़े फाड़ रहे हैं। लिन की नज़र एक बड़े गॉब्लिन, एक शामान और एक फायर गॉब्लिन पर भी पड़ती है। और भी गॉब्लिन्स अंदर घुसते चले आ रहे हैं, लेकिन वे ब्लैक एम्परर के सामने नहीं टिक सकते। वो बुदबुदाता है कि भले ही ये सिर्फ एनपीसी इंसानों की बात हो, फिर भी ये मंजर देखकर उसे गुस्सा आता है। इसलिए वो ब्लैक एम्परर को अंदर भेजता है और वो घूंसे पे घूंसे बरसाना शुरू कर देता है। इस वक्त वो मॉन्स्टर बेहद खतरनाक है। भले ही बाद में और सख्त दुश्मन सामने आए, तभी शामन गॉब्लिन्स कंकालों को समन करना शुरू कर देते हैं। लिन आगे झपटता है जबकि ब्लैक एम्परर उसे कवर देता है और अपनी स्पीड और एजिलिटी के दम पर वो पलक झपकते ही सीधे उनके सामने पहुंच जाता है। वो एक फ्लैश में दूरी मिटा देता है। एम्परर के ठीक उसके पीछे रहते ही एक क्लीन हिट सीधा निशाने पर लगता है। अब सिर्फ एक ही दुश्मन बचता है और लिन उससे कहता है कि वो उस पर हमला करे, या यूं कहें कि ब्लैक एम्परर पर चार्ज करे। चालाक चाल। एम्परर एक और घूंसा जड़ता है और हर तरफ गॉब्लिन का खून फैल जाता है। वो आखिरी जीव भी ढेर हो जाता है और मुख्य किरदार कहता है कि वो बहुत ज्यादा कमजोर था, फिर भी उसके लिए एक मरा हुआ गॉब्लिन ही सबसे अच्छा गॉब्लिन होता है। वुल्फकिन गॉब्लिन, लार्ज गॉब्लिन और शामन समेत कुल 83 गॉब्लिन्स का सफाया करने के बाद उसे 9700 एक्सपीरियंस मिलता है। इससे वो सीधा लेवल 9 पर पहुंच जाता है। जैसे ही मॉन्स्टर्स मरते हैं, उनके शरीर बिखरने लगते हैं, कॉइन्स एक जगह जमा हो जाते हैं और सिस्टम अनाउंस करता है कि डंजन क्लियर हो गया है और एक ट्रेजर चेस्ट तैयार किया जा रहा है। तभी लिन विशमास्टर का इफेक्ट यूज करता है और अपना लक 10 गुना बढ़ाने को कहता है। चूंकि वो अकेले और कम लेवल में अंदर आया था, इसलिए चेस्ट एसएस रैंक का निकलता है। हमेशा की तरह बिना मरे सर्वाइव करना, तेजी से फिनिश करना, पार्टी का साइज और लेवल, ये सब चेस्ट की क्वालिटी को इम्पैक्ट करते हैं। आपका फाइनल स्कोर रिवॉर्ड्स को बहुत बदल सकता है। नॉर्मली इस तरह के लो लेवल डंजन में नाइटमेयर मोड पर भी सबसे बेस्ट रिवॉर्ड सिर्फ एक ब्लैक स्टील चेस्ट ही होता।
चेस्ट ग्रेड्स ब्रॉन्ज से लेकर सीधे इमॉर्टल तक जाते हैं और हर एक का एक क्वालिटी टियर भी होता है नॉर्मल से एपिक तक। विशेस की ब्लेसिंग की बदौलत उसे एक गोल्ड चेस्ट मिला, एक बेहतरीन शुरुआत। वो चेस्ट खोलता है और उसे 10 हीलिंग पोशंस, साथ में माना और स्टैमिना पोशंस, एक एपिक हेलमेट, एक नॉर्मल वुल्फ फर जैकेट, एक फ्रॉस्टी बिगिनर सेप्टर और एक गॉब्लिन लॉन्गसॉर्ड मिलती है। उसे मैजिक क्लासेस के लिए एक स्पेशल फायरबॉल स्किल के साथ 150 कॉपर, 15 गोल्ड और 7 सिल्वर कॉइन्स भी मिलते हैं। लिन नोटिस करता है कि सिल्वर ग्रेड गियर अभी भी काफी एवरेज है। उसे एक नॉर्मल गार्डियन आर्मर भी मिलता है जिसे कोई भी क्लास यूज कर सकती है, और सिर्फ असैसिन्स के लिए बनी एक एपिक शॉर्ट स्वॉर्ड भी। विशमास्टर की पावर कोई मजाक नहीं है। इस तरह के चेस्ट से 2 गोल्ड आइटम्स मिलना बहुत रेयर है। वो सबसे पहले शॉर्ट स्वॉर्ड चेक करने का फैसला करता है। ये दुश्मन के डिफेंस के एक हिस्से को इग्नोर करती है और एक ब्लीड इफेक्ट जोड़ती है जो 10 सेकंड में 5 का डैमेज देता है। अर्ली गेम के हिसाब से ये एक कमाल का आइटम है, स्टार्टर वेपन से कहीं ज्यादा बेहतर, और ब्लीड इसे और भी जबरदस्त बना देता है। इसके बाद वो लाइट आर्मर को देखता है जो 10% एक्स्ट्रा डॉज चांस देता है। उसके बाद वो सब कुछ इक्विप कर लेता है। फिर सिस्टम में कैरेक्टर बैकअप बनाता है और उससे सीक्रेट रेल्म्स और डंजन्स के लिए एक नाम चुनने को कहता है। वो उस जीव का ही नाम यूज करके ब्लैक एम्परर चुनता है। इसके बाद एक ग्लोबल अनाउंसमेंट होती है। प्लेयर ब्लैक एम्परर को नाइटमेयर डंजन क्लियर करने वाला पहला प्लेयर बनने पर बहुत बहुत बधाई। रिवॉर्ड के तौर पर उसे 10 लॉटरी टिकट्स मिलते हैं। बाहर हर कोई दंग रह जाता है, ये कहते हुए कि उसका तो वर्ल्ड अनाउंसमेंट भी हो गया। ब्लैक एम्परर, किसी ने इतनी जल्दी नाइटमेयर डंजन कैसे क्लियर कर लिया? एक लड़की तो अभी से ये जानने के लिए उत्सुक है कि क्या वो हैंडसम भी है। दूसरा लड़का रुकता है और सोचता है कि उसकी पास्ट लाइफ में ये अनाउंसमेंट काफी बाद में आई थी। वो गॉडेस से पूछता है कि क्या उसे यकीन है कि टाइमलाइन नहीं बदली। वो कहती है, हाँ मालिक, जब कोई टाइम ट्रैवल करके वापस जाता है तो वो अपनी ही बॉडी में लौटता है, पर उसकी यादें चली जाती हैं जब तक कि वही पावर कैरी करने वाला ना हो। तो यहाँ बस 2 ही ऑप्शंस हैं, या तो ये कोई अजीब इत्तेफाक है, या फिर ब्लैक एम्परर ने फ्यूचर में उसकी पावर चुराई और पास्ट में आकर डंजन क्लियर कर दिया। लेकिन उसकी पावर फिजिकल स्ट्रेंथ तो नहीं बढ़ाती, तो फिर वो बंदा अकेले डंजन कैसे निपटा रहा है? वो मानता है कि उसे भी नहीं पता, लेकिन चाहे कुछ भी हो, उन्हें ब्लैक एम्परर को जल्दी ढूंढना होगा। अगर उस बंदे की ग्रोथ उनसे आगे निकल गई तो वो एक असली खतरा बन सकता है। इस बीच लिन के हाथ में एक विश सिस्टम है जो काफी हद तक किसी गाचा मैकेनिक जैसा फील देता है। उसे याद है कि अपनी पास्ट लाइफ में 3 साल की घिसाई के बाद वो इसे सिर्फ 5 बार यूज कर पाया था, और व्हील ऑफ फेट से उसे एक ड्यूक मिला था। वो तुरंत विश मास्टर को समन करता है और कहता है कि उसे कुछ पूछना है। वो स्पिरिट जवाब देती है कि अपने महान मालिक की सेवा करके उसे खुशी होगी। लिन कहता है कि उसे यह समझने में मदद चाहिए कि इन टिकट्स को यूज करने का सबसे सही टाइम क्या होगा। विशमास्टर उसे ये टिकट्स मिलने पर बधाई देता है और समझाता है कि इसके रिवॉर्ड्स F रैंक से लेकर सीधे SS तक हो सकते हैं। इनमें से बहुत सारे आइटम सिर्फ व्हील ऑफ फेट से ही मिल सकते हैं। रेयर प्राइज में लाइफ बढ़ाने वाले आइटम्स, आपकी टैलेंट की कॉपी, टैलेंट अपग्रेड्स, एनर्जी बूस्ट्स और मैजिक क्रिस्टल्स शामिल हैं। जाहिर है ऑड्स बहुत अलग हैं और किसी SS आइटम का चांस सिर्फ 0.01% होता है, इसलिए 10 गुना लक बूस्ट होने के बाद भी S रैंक रिवॉर्ड्स मिलने की कोई गारंटी नहीं है। लिन पूछता है कि अगर वो SS आइटम की गारंटी के लिए लक पर एक विश यूज करे तो क्या होगा। विश मास्टर कहता है कि ऐसा एक आइटम देने के लिए उसे 6 महीने के लिए सोना पड़ेगा और आइटम 6 दिन बाद मिलेगा। एक SS आइटम में 190 एनर्जी लगती है, जबकि एक S रैंक आइटम को सिर्फ 10 की जरूरत होती है। लिन को एहसास होता है कि उसे आधे साल के लिए सुलाना एक बहुत बड़ा नुकसान होगा। मुझे एबिलिटीज रीड करने और चुराने लायक टैलेंट्स ढूंढने के लिए इस चीज की जरूरत है। फिलहाल S रैंक रिवॉर्ड के लिए जाना ही ज्यादा सही मूव रहेगा। स्पिरिट बताती है कि इसमें 110 एनर्जी लगेगी। MC मान जाता है और उससे S रैंक या उससे बेहतर आइटम मिलने के ऑड्स बढ़ाने को कहता है। विश मास्टर तुरंत कहता है कि विश पूरी हुई और टिकट एक्टिवेट हो जाता है। एक तेज रोशनी चमकती है और तेजी से घूमती हुई घड़ी दिखाई देती है। लिन सही मौके पर उसे रोकता है और पूरे 10 रिवॉर्ड्स रोल हो जाते हैं। उसे D, C, E और F रैंक के ढेर सारे क्रिस्टल्स मिलते हैं, लेकिन उनके बीच एक रेयर S रैंक एक्सट्रीम क्रिस्टल भी होता है। ये क्रिस्टल्स टेम्पररी तौर पर एनर्जी और स्ट्रेंथ बढ़ा देते हैं, जो सच में काफी काम का है। जो अकेला टॉप टियर रिवॉर्ड उसने निकाला वो यही क्रिस्टल था। लिन उनमें से 2 को तोड़ता है, जिससे उसे 3 और क्रिस्टल्स के साथ इस इंस्टेंस की वैल्यू का 1% इनहेरिट करने को मिलता है। वो 2 क्रिस्टल्स ब्लैक एम्परर की तरफ फेंकता है और उन्हें क्रश करने के बाद उस जीव की रेंज 6 मीटर बढ़ जाती है। अभी भी असेंशन क्रिस्टल्स और रेज क्रिस्टल्स बचे हैं और लॉन्जेविटी पिल्स को तो बाहर भी यूज किया जा सकता है। लिन आखिरी 2 की तरफ देखता है और सोचता है कि ये किसे मिलने चाहिए। विश मास्टर तो अब लगभग भीख मांगने लगता है। महान मालिक, ये मुझे दे दीजिए, इससे एनर्जी की प्रॉब्लम काफी कम हो जाएगी। वो मान जाता है और उन्हें सौंप देता है। इसके साथ ही विश मास्टर की एनर्जी रिकवरी डबल हो जाती है। फिर भी लिन इस जगह की वैल्यू का सिर्फ 4% ही निकाल पाता है। पास में स्पेशल क्रिस्टल न होने की वजह से वो बाहर कुछ भी नहीं ले जा सकता, पर कोई बात नहीं, वो एक एक कदम बढ़ाकर पहले ही काफी पावर अप हो चुका है। फिर वो वहां से निकल जाता है और बाहर
हर कोई अभी भी बातें कर रहा है। कुछ लोग शिकायत कर रहे हैं कि ये जगह बहुत खतरनाक है और वे पहले ही अपनी कुछ रेजरेक्शन चांसेस गंवा चुके हैं। बाकी लोग अंदर आने के फैसले पर ही पछता रहे हैं। फिलहाल किसी को नहीं पता कि करना क्या है। लिन जानता है कि तेजी से ग्रो करने और बाकी सबसे बहुत आगे रहने के लिए उसे इसी कंफ्यूजन का फायदा उठाना होगा। उसका अगला गोल स्काई टावर डंजन और उसका फर्स्ट क्लियर रिवॉर्ड है। उस जगह में अनगिनत लेवल्स हैं। ब्लू पिलर के पास लोग पहले से ही पार्टीज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई साथियों को आवाज लगा रहा है और पूछ रहा है कि क्या किसी को आर्चर की जरूरत है। लिन के पास खड़ा एक आदमी कहता है कि उसने सुना है कोई ज्यादा से ज्यादा फ्लोर 8 तक ही पहुंच पाया था। प्रोटैगनिस्ट स्काई टावर के सामने खड़ा है, ये जानते हुए कि हर 10th फ्लोर का मार्क छूने वाले पहले बंदे को एक टिकट मिलता है। मुझे अपनी स्पीड बढ़ानी होगी। तभी किसी आदमी की लाइफ का सबसे बड़ा खतरा उसे आवाज लगाता है। एक लड़की पूछती है, अरे हैंडसम, टीम बनाना चाहोगे? लिन आगे बढ़ता रहता है, ये सोचते हुए कि टीम सिर्फ उसकी स्पीड कम करेगी। वो उसे इग्नोर करता है और सीधे अंदर चला जाता है। MC अंदाजा लगाता है कि लेवल 1 पर ये कमजोर मॉन्स्टर्स भी 4 एक्सपीरियंस पॉइंट्स दे देते हैं। बिगिनर्स के लिए ये टावर बहुत बढ़िया है। फिर वो ब्लैक एम्परर को काम पर लगने के लिए बुलाता है। ब्लैक एम्परर उसके लिए लड़ता है और सिर्फ 20 सेकंड में फर्स्ट फ्लोर क्लियर हो जाता है। सबसे तेज क्लियर करने की वजह से उसका नाम रिकॉर्ड हो जाता है। सेकंड फ्लोर पर उसका सामना और जानवरों से होता है जो बेसिकली थोड़े और खतरनाक भेड़िए हैं। फिर से ब्लैक एम्परर उनका काम तमाम कर देता है। सभी प्लेयर्स के लिए एक नोटिफिकेशन पॉपअप होता है। सेकंड फ्लोर 30 सेकंड में क्लियर हुआ, थर्ड 40 में और फोर्थ 52 सेकंड में। बाहर लोग बौरा जाते हैं। ये ब्लैक एम्परर हद से ज्यादा तेज है और ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो ये सब अकेले कर रहा है। आखिर ये है कौन? इस बीच लिन 10th फ्लोर के एंट्रेंस पर खड़ा है। एक वार्निंग आती है, 10th फ्लोर में एंटर करने के बाद आप इसे क्लियर करके या फिर मरकर ही बाहर निकल सकते हैं। उसे याद आता है कि उसकी पास्ट लाइफ में 10th फ्लोर क्लियर करने वाला पहला बंदा लियो सेपांग था, लेकिन अब जब वो यहाँ है तो 10th और 20th फ्लोर दोनों के अचीवमेंट्स वही हासिल करेगा। 10th फ्लोर पर उसका सामना कोबाल्ट बॉस से होता है। मॉन्स्टर तलवार लेकर उसकी तरफ झपटता है, लेकिन लिन वक्त रहते बमुश्किल बचता है। उस गुस्से से भरे जीव का सीधा हमला खाना बहुत भारी पड़ता। ये सोचते हुए वो ब्लैक एम्परर को सीधे उसका सामना करने के लिए बुलाता है। एम्परर कोबाल्ट की छाती पर ऐसा घूंसा मारता है कि वो पीछे जा गिरता है, लेकिन तभी बॉस ऑरा एक्टिवेट होता है और पहली बार एम्परर भी पीछे धकेला जाता है। लिन समझ जाता है कि अब ये इतना आसान नहीं रहने वाला। कोबाल्ट बॉस 2 तलवारें लेकर फिर आता है और हवा में उछलकर खूंखार वार करता है। एम्परर बमुश्किल बचता है, हवा में ही बॉस के पीछे खिसकता है और सीधा उसके सिर के बीचों बीच एक करारा घूंसा जड़ देता है, जिससे वो मौके पर ही ढेर हो जाता है। एक और वर्ल्ड मैसेज आता है, प्लेयर ब्लैक एम्परर को एसेंशन टावर का 10th फ्लोर क्लियर करने वाला धरती का पहला इंसान बनने पर बहुत बहुत बधाई। लिन को और टिकट्स मिलते हैं, जबकि बाहर हर कोई हक्का बक्का रह जाता है। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा कि फिर से ब्लैक एम्परर, ये बंदा आखिर है कौन? दूसरी तरफ अजीब पत्थरों की जांच कर रहे वैज्ञानिक चिंता में पड़ जाते हैं। डंजन्स क्लियर होना किसी चीज को ट्रिगर कर रहा है। ये निशान इशारा कर रहे हैं कि नीले ग्रह पर मूषक स्तर रात लेवल की तबाही आने वाली है। एक वैज्ञानिक अपना चश्मा ठीक करती है और बाकी लोगों की तरफ मुड़ती है। अगर ये नीले ग्रह पर हो रहा है तो क्या इसका मतलब ये है कि डंजन के मॉन्स्टर्स असली दुनिया पर हमला करने वाले हैं? वो चेतावनी देती है कि तबाही आ रही है और मुश्किल दौर सामने है। हर किसी को सबसे बुरे के लिए तैयार रहना होगा। और वो पूछती है कि क्या वे सब कुछ क्लियर करने वाले इस ब्लैक एम्परर को लोकेट कर सकते हैं? इस बीच लिन अपने गाचा सिस्टम का यूज करने में बिजी है, एक और अच्छे पुल की उम्मीद करते हुए। इस बार आखिरकार उसे एक S रैंक आइटम, एक स्पेस क्रिस्टल मिल जाता है। अब वो आइटम्स को असली दुनिया में वापस ला सकता है। रियल क्रिस्टल का सीधा यूज किया जा सकता है और अर्थ पर ट्रांसफर होने वाले स्टैट्स 7 तक पहुंच जाते हैं। अगर वो डंजन के अंदर इन क्रिस्टल्स को तोड़ता है तो उसके डंजन स्टैट्स का कुछ हिस्सा असली दुनिया में कैरी ओवर हो सकता है। लिन ब्लैक एम्परर को एक और डिफेंस क्रिस्टल और एक स्ट्रेंथ क्रिस्टल देता है। अब उसके पास 2 टिकट्स और 275 फ्रैगमेंट्स बचते हैं। वो कुछ काम का सामान लेने से पहले और फ्रैगमेंट्स जमा करने का फैसला करता है। आगे बढ़ने से पहले वो अपना गियर बेचना चाहता है। जितना जल्दी वो लिस्ट करेगा उतना ही ज्यादा माल छापेगा। टावर का पैसा और असली दुनिया का पैसा एक्सचेंज किया जा सकता है, इसलिए लिन के लिए हाई ग्रेड इक्विपमेंट की वैल्यू बहुत ज्यादा है। वो शॉप में स्पेशल आइटम्स और गियर के साथ वेपन्स भी बिक्री के लिए लगा देता है। कुछ ही सेकंड बाद सब गायब। प्रोटैगनिस्ट दंग रह जाता है। सब कुछ तुरंत 50 लाख 5 मिलियन कैश में बिक गया। लगता है उसने इस बात को अंडर एस्टिमेट कर दिया था कि अमीर प्लेयर्स कितना खर्च कर सकते हैं। फिर भी उसे नहीं लगता कि यह कोई बड़ी बात है। लो लेवल गियर आसानी से फार्म हो जाता है। उसका प्लान फ्लोर 20 तक पहुंचने और अपना सेकंड क्लास चेंज लेने का है, भले ही इसमें पूरी रात लग जाए। एक बार जब वो बाहर आ जाएगा तो वो एक और S रैंक टैलेंट हासिल करने के काबिल हो जाएगा। अराजकता वाले उन दिनों में 3 सबसे खौफनाक गिल्ड्स थीं, स्माइलिंग कॉफिन, ग्रेट टूम ऑफ नाज़रिक और ऑक्टोपस सोसाइटी। इनमें से हर एक में रेयर और ताकतवर टैलेंट्स वाले मॉन्स्टर्स भरे पड़े थे। उन लोगों से निपटने के बाद लिन का प्लान बुरे लोगों से जितने हो सके उतने टैलेंट्स चुराने के लिए सबसे परफेक्ट जगह की तरफ बढ़ने का है। उसकी नज़र में वहां मौजूद कोई भी इंसान माफी के लायक नहीं है, 1000 बार मरने के बाद भी नहीं।
पीछे सोचकर एमसी को याद आता है कि जिन लोगों ने उसे और उसके भाई को मारा था उनके पास कोई एस रैंक टैलेंट्स नहीं थे। वे शायद किसी गिल्ड के किराए के गुंडे थे। एक बार जरूरी काम निपट जाए फिर वो अपना बदला लेगा। कहानी कट होकर एक ऐसे आदमी पर जाती है जो कंप्यूटर पर बैठकर लोगों को चीन में नौकरी का लालच देकर ठगने का स्कैम चला रहा है। वो कहता है कि सिस्टम भले ही अब सख्त हो गया हो पर उसे चालें पता हैं। एक फर्जी कंपनी बनाओ, कुछ लोगों को थोड़े दिन वहां काम करने दो और फिर ढेर सारी नकली वैकेंसीज निकाल दो। एक और आसान शिकार उसके झांसे में आ गया और वो जानता है कि बॉस इससे खुश होगा। वापस लिन की तरफ चलते हैं। वो असेंशन टावर के 11वें फ्लोर पर कदम रखता है। वहां उसका सामना दुबले पतले कंकालों के झुंड से होता है। ये जगह पुरानी यादें ताज़ा कर देती है और वो बुदबुदाता है कि ये जगह काफ़ी नॉस्टैल्जिक फील दे रही है। उसे याद आता है कि पूरे स्केलेटन सेट के लिए उसने अपने भाई के साथ यहाँ दिन रात ग्राइंडिंग की थी, पर अब पुरानी बातों में खोने का टाइम नहीं है। वो ब्लैक एम्परर को उन सबको खत्म करने का ऑर्डर देता है। वो तो यहाँ तक कहता है कि उन्हें कायदे से कूट डाले। ब्लैक एम्परर आगे झपटता है और घूंसों की बौछार कर देता है जिससे कंकाल धूल में मिल जाते हैं। 17th फ्लोर तक पहुंचते पहुंचते लिन का सामना आखिरकार स्केलेटन कमांडर से होता है। कमांडर को लगता है कि प्रोटैगनिस्ट का लेवल 13 होना उसके लिए जीतने का मौका है, पर पीछे से पड़े एक क्लीन स्ट्राइक से वो तुरंत ढेर हो जाता है। अपनी पास्ट लाइफ के 3 साल के कॉम्बैट एक्सपीरियंस के साथ लिन जानता है कि ये नीचे वाले फ्लोर्स कोई असली खतरा नहीं है। सिर्फ 8 मिनट बाद वो 20th फ्लोर पर पहुंच जाता है और स्केलेटन लॉर्ड टेडामीर के आमने सामने खड़ा होता है। एक खतरनाक दुश्मन जिसके पास 2 स्किल्स हैं। एक तलवार खींचते ही कंकालों की फौज बुला लेती है और दूसरी है एक करारा सॉर्ड स्लैश। टेडामेर अपनी विशाल तलवार उठाता है और 200 से ज्यादा कंकालों को समन कर लेता है। लिन मानता है कि ये फ्लोर शुरुआती 19 फ्लोर्स से कहीं ज्यादा मुश्किल है। कंकालों की आर्मी आगे झपटती है पर ब्लैक एम्परर सीधे उनकी तरफ चार्ज करता है और एक भारी घूंसे से जवाब देता है। अब घिर जाने के बाद लिन फैसला करता है कि खतरनाक होने के बावजूद यही सबसे तेज रास्ता है। फिर वो आवाज लगाता है, मेरे पास आओ विशमास्टर। वो विश मांगता है कि ब्लैक एम्परर तब तक क्रिटिकल डैमेज देता रहे जब तक स्केलेटन लॉर्ड टेडामीर मर नहीं जाता। विशमास्टर अपनी किताब के साथ प्रकट होता है और विश पूरी कर देता है। लिन भी ये देखकर हैरान रह जाता है कि ऐसी विश सच में काम कर गई। ब्लैक एम्परर के चारों तरफ एक क्रिटिकल ऑरा लिपट जाता है जिससे वो बॉस भी कंफ्यूज हो जाता है। एमसी उसे अटैक करने को कहता है। एम्परर टेटामीर की तरफ झपटता है जो अचानक धुएं के गुबार में गायब हो जाता है। लिन सोचता है कि उसका एम्परर कहाँ गया, पर तभी सायों के बीच से ब्लैक एम्परर निकलता है और टेटामीर के हेलमेट पर एक सॉलिड हिट जड़ देता है। हर बार 500 से ज्यादा का डैमेज देता है जिससे टेटामीर की हेल्थ पागलों की तरह तेजी से गिरती है। 100% क्रिटिकल रेट के साथ बॉस रिकॉर्ड टाइम में गिर जाता है। उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। एक शैतान का यही अंजाम होता है। एक मैसेज कंफर्म करता है कि टेटामीर हार चुका है। लिन को एक स्ट्रॉन्ग दुश्मन को हराने के लिए 700 एक्सपीरियंस मिलता है, साथ ही बैटल विश से 200 बोनस एक्सपीरियंस भी। उसने अब असेंशन टावर का 20th फ्लोर क्लियर कर लिया है। ब्लैक एम्परर बचे हुए अवशेषों को तब तक कुचलता रहता है जब तक वो आखिरकार उसे शांत होने को नहीं कहता। फिर एक और ग्लोबल नोटिस आता है। ये अनाउंस करता है कि ब्लैक एम्परर 20th फ्लोर क्लियर करने वाला पहला प्लेयर बन गया है। बाहर खड़े लोग दंग रह जाते हैं, ये सोचते हुए कि क्या वो सच में अकेले और भी ऊपर जा रहा है। लिन पहले से ही जानता है कि फ्लोर 21 से 29 तक एक भुलभुलैया है और उसे बस अपनी यादों में सेव किए गए सबसे छोटे रास्ते पर चलना है ताकि वो जितनी जल्दी हो सके फ्लोर 30 के बॉस तक पहुंच सके। जल्द ही वो रिकमेंडेड लेवल से बहुत नीचे होने के बावजूद फ्लोर 30 के बॉस रूम के एंट्रेंस पर पहुंच जाता है। सिस्टम उसे वार्निंग देता है कि उसका लेवल बहुत कम है और बाद में वापस आने की सलाह देता है। लिन बस उस सलाह पर हंसता है और अंदर चला जाता है। अंदर इंतजार कर रहा बॉस है मिनोटॉर किंग, जो प्रोटैगनिस्ट के ऊपर एक विशाल हथौड़ा ताने खड़ा है। वो लेवल 15 का है। मिनोटॉर एमसी को बेवकूफ इंसान कहता है और पूछता है कि क्या वो जानता है कि वो किसका सामना कर रहा है। लिन जवाब में ये इशारा कर देता है कि मिनोटॉर का महल असल में एक बड़ा जाल है जिससे बॉस कुछ पल के लिए उलझन में पड़ जाता है। फिर वो तुरंत ब्लैक एम्परर को अंदर भेजता है। मिनोटॉर अपना सुनहरा हथौड़ा घुमाता है और ब्लैक एम्परर उस तबाह कर देने वाले वार से बमुश्किल बचता है। लिन को अपनी पास्ट लाइफ से याद आता है कि फ्लोर 21 से 29 तक तेजी से भागना एक बुरा आइडिया था क्योंकि किंग उन फ्लोर से मॉन्स्टर्स को समन कर सकता है। ब्लैक एम्परर ऊपर से हमला करता है पर मिनोटॉर छूटने से पहले उसे लगभग पकड़ ही लेता है। बॉस नीचे पटखनी देता है। जमीन पर एक के बाद एक लाइटनिंग ट्रैप्स एक्टिवेट हो जाते हैं। लिन जानता है कि उसकी पास्ट लाइफ में बहुत सारे प्लेयर्स इसमें मारे गए थे, पर उसके पास पहले से ही सही प्लान तैयार है। वो फिर से विशमास्टर को समन करता है और ब्लैक एम्परर के लिए क्रिटिकल हिट्स मांगता है। एम्परर मिनोटॉर की आंख पर एक परफेक्ट हिट जड़ता है, फिर सीधे उसके मुंह पर दूसरा वार करता है और ताबड़तोड़ हमलों से बॉस की हेल्थ धज्जियां उड़ा देता है। मिनोटॉर दहाड़ते हुए अपने योद्धाओं को अपने किंग की रक्षा के लिए बुलाता है। लिन मुस्कुराता है तो आखिरकार अगला फेज शुरू हो ही गया। अब उनकी बारी है। ब्लैक एम्परर अपनी स्पेशल स्किल का यूज करता है जो उसे हर हिट के साथ बॉस की एबिलिटीज में से एक चुराने का मौका देती है। एक एक करके वो ग्राउंड एक्सप्लोजन, लाइफ ड्रेन, फ्यूरी डांस अटैक पॉइंट्स, किंग्स कमांड स्किल और 30 एजिलिटी पॉइंट्स चुराना शुरू कर देता है। मिनोटॉर पूरी तरह हक्का बक्का रह जाता है। चुराए गए स्किल्स पूरी ताकत में नहीं है।
फिर भी वे काफ़ी स्ट्रांग हैं और लिन मानता है कि पावर्स चुराने का मज़ा ही अलग है। एक नोटिस पॉपअप होता है, वो लेवल 18 पर पहुंच गया है और उसने बॉस से EXP भी चुरा लिया है। ठीक तभी उनके पीछे का दरवाज़ा खुलता है और एक ग्रुप अंदर भागता है। शुरुआती फ्लोर्स के जीव आखिरकार सही मौके पर पहुंच चुके हैं। किंग अपने योद्धाओं को पीछे हटने का ऑर्डर देता है। लिन सोचता है कि ये लोग अपने लिए सबसे बुरे वक्त पर आए हैं और अब वो उन नई एबिलिटीज का टेस्ट ले सकता है। जमीन पर हथियार गिर जाते हैं और जब वो उन्हें घुटने टेकने का ऑर्डर देता है तो वे मान जाते हैं। कहानी फिर मशरूम किंगडम के डंजन पर कट होती है। वहां मशरूम किंग हर किसी को अपने सामने घुटने टेकने का ऑर्डर देता है। टाइम की गॉडेस के साथ एक आदमी सामने आता है और कहता है, बधाई हो, सिर्फ एसेसिबिलिटी के काबिल इंसान ही ऐसा कर सकता है। वो एम्परर्स विजन का जिक्र करता है और कहता है कि उसने काफी टाइम से रुटांग का नाम सुना है। रुटांग पूछता है कि वो कौन है और एम्परर्स विजन उसे क्यों डराता है। वो आदमी अपना परिचय उतई के रूप में देता है, टाइम की लिमिट से परे का कोई इंसान, और कहता है कि वो रितांग को और स्ट्रांग बना सकता है। रितांग पूछता है कि इसका क्या मतलब है और उतई उसके पास क्यों आया। उतई उसका हाथ ऐसे थामता है जैसे चूमने वाला हो और कहता है कि उसे उसकी मदद चाहिए क्योंकि वही अकेला है जो मॉन्स्टर्स को झुका सकता है। उसे जो बात नहीं पता वो ये है कि लिन पहले ही ऐसा काम कर चुका है। इस बीच ब्लैक एम्परर आगे बढ़ता रहता है, घुटने टेके हुए मॉन्स्टर्स को कूटता जाता है। वे पलटकर लड़ते भी नहीं, बस मार खाते रहते हैं। लिन नोटिस करता है कि इससे काफी धूल उड़ रही है। इसके बाद वो फ्लोर 19, 20 और 22 को पार कर जाता है और 16 मिनट 29 सेकंड बाद वो असेंशन टावर का 30th फ्लोर क्लियर कर लेता है। एक बार फिर पूरी दुनिया इसके बारे में सुनती है। बाहर किसी को अंदाजा भी नहीं होता कि ब्लैक एम्परर एकदम शांत दिखता हुआ उनके ठीक बगल से गुजर जाता है। प्रोटैगनिस्ट फैसला करता है कि उसका अगला कदम क्लास चेंज होगा। बाद में एक रेस्टोरेंट में बैठकर रामेन का एक बड़ा बाउल खाते हुए वो सोचता है कि उसका क्लास चेंज शायद वॉरियर वाले से भी ज्यादा मुश्किल होगा और उसकी पास्ट लाइफ का एक्सपीरियंस शायद ज्यादा काम ना आए। पास वाली टेबल पर एक आदमी एक लड़की को थप्पड़ मारता है और उसे अपनी टीम को नीचा दिखाने वाली यूजलेस हीलर कहता है। लिन सोचता है कितना घटिया ग्रुप है, लेकिन तभी उसकी नज़र इस बात पर पड़ती है कि वे क्या कह रहे हैं। कोई MC और उसके भाई का जिक्र करता है, उसके भाई को जेल में बंद मुजरिम बताता है। दूसरा चिंता जताता है कि लिन के पास बैठने का मतलब है कि उसका सामान चोरी हो सकता है, इसलिए वे एक दूसरे से संभल कर रहने को कहते हैं। उसे एहसास होता है कि वे सब उसकी पुरानी कंपनी के ही हैं, वही चमचे जो सुपरवाइजर के पीछे घूमा करते थे और उसका नाम खराब करते थे। रोती हुई लड़की उनसे माफी मांगने की भीख मांगती है और कहती है कि उसने कुछ गलत नहीं किया। बदले में वो आदमी उसे लात मारता है और कहता है कि उसकी माफी का कोई मतलब नहीं है क्योंकि उसकी वजह से शाओजी मारा गया। जब वो पिट रही होती है, लिन चुपचाप अपना रामेन खाता रहता है। ये सुनकर वो कंफर्म कर लेता है कि सच में एक बंदा गायब है, शियाओजी मारा गया है। फिर वे आदमी पास में बैठ जाते हैं। वे 3 बाउल रामेन और मेन्यू की सबसे बेस्ट डिशेस ऑर्डर करते हैं। वे उस लड़की को भी बुलाते हैं। उनमें से एक उसके माथे पर लात मारता है और नाटक बंद करके खड़े होने को कहता है। वो खड़े होने की कोशिश में लगभग बेहोश होने वाली होती है और कहती है कि जब सुपरवाइजर जिंदा थे तब वे कभी ऐसे नहीं थे, पर वो उसके बालों में हाथ फेरता है और कहता है कि सुपरवाइजर अब जा चुके हैं। साइड से देखते हुए प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि सुपरवाइजर अब सिर्फ उनके दिलों में जिंदा है क्योंकि प्रोटैगनिस्ट तो उसे पहले ही मार चुका है। वो गंजा आदमी उसे पकड़ता है और कहता है कि वो पहले सुपरवाइजर की हुआ करती थी और अब वो उनकी हो जाएगी। MC बस खाना खाता रहता है। उसे याद आता है कि वे कभी करीब हुआ करते थे, पर बदली हुई दुनिया ने उन्हें भी घटिया बना दिया है। टेबल पर गंजा आदमी पूछता है कि अब शियाओ DI के मरने और टीम में बंदे कम होने के बाद वे क्या करेंगे। लाल टाई वाला आदमी हाँ में सिर हिलाता है। अगर वे असेंशन टावर का 2nd फ्लोर क्लियर करना चाहते हैं तो उन्हें जल्दी ही नए मेंबर्स की जरूरत होगी। इस बीच लड़की को जमीन पर ही रहने के लिए मजबूर किया जाता है। वो उस आदमी के पैर ठीक कर रही है और उसे मसाज दे रही है जब तक कि उनमें से एक लिन को देख नहीं लेता और कहता है कि उसे देखे हुए बहुत टाइम हो गया है। जमीन पर पड़ी लड़की उसका नाम सुनकर चौंकती है। फिर वो आदमी पास आता है और कहता है कि उसे अपने पुराने दोस्त की याद आ रही थी और पूछता है कि लिन को नौकरी से निकाले जाने के बाद क्या हुआ। खाने की तरफ इशारा करते हुए वो थोड़ा खाना ऑफर करता है और मजाक उड़ाता है कि प्रोटैगनिस्ट की लाइफ कितनी मुश्किल चल रही होगी। फिर वो MC से पूछता है कि क्या उसने कोई टैलेंट अवेकन किया है। वो कहता है कि वो ढेर सारे पैसे कमाने में उसकी मदद कर सकता है। प्रोटैगनिस्ट एक तरफ देखता है, ये याद करते हुए कि उसकी पास्ट लाइफ में भी ऐसा ही हुआ था। अपनी पास्ट लाइफ में लिन जेल से बाहर निकला ही था कि ये बंदा उसके पास आया था। उस वक्त MC बहुत सीधा था, इसलिए उसने ईमानदारी से जवाब दे दिया था। उसने उसे बताया था, मेरा टैलेंट प्लंडरर है, पर यह सिर्फ F रैंक का है। उसने ये भी शेयर किया था कि वो स्किल क्या कर सकती है। वो बंदा बस कुटिलता से मुस्कुराया और बोलता रहा, अबे लिनलू को सच में एक क्रिमिनल ने पाला है, यहाँ तक कि उसका टैलेंट भी चोरी करने वाला है और वो भी F रैंक। बुरे लोगों को उनका कर्म ही मिलता है। लगता है दोनों भाइयों में से किसी ने कोई सबक नहीं सीखा। उसे याद आता है कि वो ऑफर कभी असली था ही नहीं, वो बंदा सिर्फ उसका मजाक उड़ाना चाहता था। इसलिए अब प्रोटैगनिस्ट खड़ा होता है और कहता है कि वो उनके साथ शामिल नहीं हो रहा है। वो आदमी उसे उलझन में घूरता है
अगर वो टीम नहीं बनाएगा तो अकेले टावर क्लियर करने का उसका क्या प्लान है। फिर वो लिन का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अगर वो सोचता है कि वो अगला ब्लैक एम्परर बन जाएगा तो वो जरूर सपने देख रहा है। इससे पहले कि बात और आगे बढ़ती, वो लड़की अचानक भाग कर आती है। एमसी उसे अच्छी तरह जानता है, उसकी पास्ट लाइफ में भी उसने उसके लिए मुसीबतें खड़ी की थीं। वो गिड़गिड़ाती है, भाई ल्यू प्लीज मुझे बचा लो। अपने घुटनों पर गिरकर वो और गिड़गिड़ाती है और वो पूछता है कि वो उससे क्या करवाना चाहती है। फिर वो उसका हाथ पकड़ती है और कुछ अजीब सी बात कहती है, माउंट एवरेस्ट बहुत बड़ा और गोल है। लिन रूखेपन से जवाब देता है कि उसने गलत इंसान को चुना है, वो उसकी मदद नहीं कर रहा है। तब तक वे गुंडे पहले ही पास आ चुके होते हैं। उनमें से एक उसके बाल पकड़ता है और गुर्राता है, तो तू अब इसे पटाने की कोशिश कर रही है? तुझे सच में लगता है कि ये प्रोटैगनिस्ट लू तुझे बचा सकता है? वो हंसता है कि लिन के पास शायद उससे बेहतर टैलेंट भी नहीं होगा। गंजा आदमी भी बीच में कूदता है और कहता है, एमसी और उसका भाई वैसे भी भिखारी ही थे। वो बड़बड़ाता है कि अगर वैन फैमिली क्रिमिनल्स को इनाम देती है तो शायद उसे भी बाहर जाकर चोरी चकारी करनी चाहिए थी। फिर उनमें से एक हद पार कर देता है। वो मजाक उड़ाता है कि शायद उसे वुकी में भी इंटरेस्ट लेना चाहिए। इससे तुरंत उसका मूड बदल जाता है और वो उसे अपनी नजरों से वार्निंग देता है, दोबारा ऐसा मत बोलना। पर वो बंदा उकसाता रहता है, क्या मत बोलना? वो लिन और उसके भाई को मुफ्तखोर और छोटे मोटे क्रिमिनल कहकर नीचा दिखाता रहता है। फिर वो कहता है, इन जैसे लोगों को जिंदगी में कभी किसी अच्छी चीज की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। बस अब प्रोटैगनिस्ट के बर्दाश्त की हद हो चुकी होती है। दूसरा बंदा तंज कसता है कि अब चीजें बदल चुकी हैं। वो कहता है कि अब टाइम आ गया है कि लिन जंगल का कानून, लॉ ऑफ द जंगल सीखे। एक और कुटिलता से मुस्कुराता है, ये कहते हुए कि उसके पास डंजन गियर है जिसे वो उस पर ट्राई करना चाहता था। वो डींग मारता है कि उनके डंजन एनहांस्ड मुक्के जान ले सकते हैं। फिर वो एमसी पर एक घूंसा चलाता है, अगर जिंदा रहना चाहता है तो घुटने टेक और मुझे डैडी बोल। उसका घूंसा उसके चेहरे की तरफ आता है, पर लिन उससे भी तेज निकलता है और पहले ही उसे ढो देता है। वो दोनों हमलावरों को आसानी से ढेर कर देता है और कहता है, मैं तुम लोगों से कहीं ज्यादा टाइम से जंगल के कानून के भरोसे जिया हूँ। ये देखकर उस लड़की के दिमाग में खिचड़ी पकने लगती है। अभी एक पल पहले वो मदद की भीख मांग रही थी, अब वो फिर से पिटने के बाद लिन को घूर रही है। उनका बॉस चिढ़ जाता है, ये सोचते हुए कि ये बेवकूफ सच में एक बंदे को नहीं संभाल पाए। वो एक ब्लेड निकालता है और कहता है कि प्रोटैगनिस्ट की मौत आई है। फिर वो आगे झपटता है, एमसी चकमा देता है और सीधे उसकी जबड़े पर एक करारा थप्पड़ पंच मारता है, जिससे वो बेहोश होकर गिर पड़ता है। बिना अपना आपा खोए वो तुरंत एक और किक मारता है। वो एक और आदमी की छाती पर लात मारता है और उसे दीवार से टकराकर गिरा देता है, जिससे पूरा ग्रुप तबाह हो जाता है। लिन बस यही सोच पाता है कि वे कितने दयनीय हैं। उसके लिए इस तरह के कमजोर कचरे से लड़ना लगभग शर्मिंदगी की बात है। गंजा आदमी समझ ही नहीं पा रहा है वो इतना ताकतवर कैसे है, उसमें किस तरह का टैलेंट उसने अवेकन किया। वो यहाँ तक अंदाजा लगाता है कि शायद ये एस रैंक हो। फिर तेजी से उसके साथ जुड़ने के लिए पूछता है, भाईलू क्या आपको और लोगों की जरूरत है? हम आपके लिए कुछ भी करेंगे, यहाँ तक कि गंदे काम भी। लिन उन्हें याद दिलाता है कि वो पहले ही कह चुका है कि उसे टीम नहीं चाहिए, पर वे उसकी बात मानने से इनकार कर देते हैं। हालांकि उनके ऊपर कोई संदिग्ध इंसान पूरे टाइम उन पर नजर रखे हुए था। वो देखने वाला ऊपर से अपनी आंखें प्रोटैगनिस्ट पर ही गड़ाए रखता है। इस बीच जमीन पर पड़े आदमी दया की भीख मांगते हैं। एमसी को भाई लू बुलाते हैं और माफी मांगते हैं। ऊपर वो आदमी आराम से अपनी चाय की चुस्की लेता है और कहता है कि उसे ऐसी जगह पर इतने ताकतवर इंसान के मिलने की उम्मीद नहीं थी। फिर वो अपने पास खड़े लोगों की तरफ मुड़ता है। वो उन्हें आदेश देता है कि लिन पर नजर रखने के लिए किसी चालाक बंदे को भेजा जाए, भले ही उसका चमचा इससे पूरी तरह सहमत न हो। ये आदमी भंगली है जो बीची सोसाइटी हॉल के 8 मास्टर्स में से एक है और उसके पास एक एस रैंक टैलेंट है। नीचे पिटे हुए आदमी अपने घुटनों पर ही रहते हैं जबकि वो वहां से चला जाता है। लड़की अभी भी जमीन पर बिखरी पड़ी है, बुदबुदाते हुए कि उसे इसी तरह का ताकतवर मर्द चाहिए। लिन बाहर की तरफ बढ़ता रहता है, पर वो अचानक उससे इस तरह लिपट जाती है कि वो भी हैरान रह जाता है। वो फिर से भीख मांगती है, भाई लू मुझे माफ कर दो। कंपनी में जब मैंने तुम्हारी बेइज्जती की थी तो सुपरवाइजर्स ने मुझसे जबरदस्ती करवाया था। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। तुम अभी भी मुझसे नाराज तो नहीं होना। लिन को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बस उससे हाथ छोड़ने को कहता है। वो गिड़गिड़ाती है कि वो उसे अपने साथ ले चले, वादा करती है कि वो जिस तरह चाहेगा वैसे उसकी भरपाई करेगी। प्रोटैगनिस्ट उसे धक्का देकर दूर करता है और कहता है कि पहले थोड़ी सेल्फ रिस्पेक्ट सीखो। फिर वो उसे वहीं छोड़कर निकल जाता है। वो दंग रह जाती है, सोचती है कि वो उसे कैसे रिजेक्ट कर सकता है जबकि वो कंपनी की शान हुआ करती थी और उसके साथ काम करने को तैयार थी। उसके पीछे खड़े आदमी हंसने लगते हैं। वे उसका मजाक उड़ाते हैं कि वो सोचती है कि वो किसी को भी अपनी अदाओं से फंसा सकती है। उनके मुताबिक भाई लो के दिल में पहले से ही वे योशी है, इसलिए उसके पास कभी कोई मौका था ही नहीं। इससे वो भड़क जाती है और जिद करती है कि वो वे युशी से कहीं बेहतर है। वे पलटकर जवाब देते हैं कि वो तो वुई के जूतों की धूल के बराबर भी नहीं है। गुस्से में आकर वो अपना ऑरा रिलीज करती है। बाकी लोग भी अपने ऑरा से जवाब देते हैं। फिर वे उसे चेतावनी देते हैं कि लिन लू अब जा चुका है,
इसलिए वो अपनी जबान संभाल कर बोले। पास में ही एमसीबी वाले आदमी अभी भी खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, उसे उन्हें तबाह करने के लिए गालियां दे रहे हैं। ये देखकर कि वे कितने बेबस हैं, शाओमी फैसला करती है कि बदले का ये सबसे सही टाइम है। वो एक के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ जड़ती है और कहती है कि ये उस बर्ताव के लिए है जो उन्होंने उसके साथ किया था। जब वो पलटकर लड़ने की कोशिश करता है तो वो उसे एक और थप्पड़ मारती है और उसे हिम्मत करने की चुनौती देती है। ऊपर से देखने वाला मुस्कुराता है और कहता है कि वो जोर से मारती है और उसे ये पसंद आया। उसका एक चमचा सलाह देता है कि उसे गिल्ड के लिए रिक्रूट कर लिया जाए। वो मजाक करता है कि वो किसी भी वक्त बॉस को कूट सकती है और ये आइडिया सच में उसे इंटरेस्टिंग लगता है। वे अपने गिल्ड में और लड़कियों का यूज कर सकते हैं। वो उन्हें लिन के बारे में जानकारी जुटाने का भी ऑर्डर देता है। अगर वे उसके वीक पॉइंट्स जान लेते हैं तो उसे कंट्रोल करना या ब्लैकमेल करना बहुत आसान हो जाएगा। चमचा मान जाता है और निकल पड़ता है। उन दो आदमियों को पीटने के बाद वो लड़की खुद से एक कसम खाती है। वो कहती है कि वो उसे भी अपने कदमों के नीचे रखेगी। ठीक तभी चश्मे वाला एक आदमी चलकर पास आता है और तमीज से उसे आवाज लगाता है। वो पूछता है कि क्या उसने बीची सोसाइटी के बारे में सुना है और वो तुरंत उस मशहूर गिल्ड को पहचान लेती है। वो कहता है कि गिल्ड को टैलेंटेड प्लेयर्स में इंटरेस्ट है और पूछता है कि क्या वो ज्वाइन करना चाहती है। एक्साइटेड होकर वो तुरंत हाँ कह देती है। अपने दिमाग में वो पहले ही लिनलू से कह रही है कि अब देख वो क्या करती है, क्योंकि वो एक बड़ी गिल्ड का हिस्सा बन चुकी है। उसके दस्तखत करने के बाद वो उसे बताता है कि अब से वे फैमिली हैं। फिर वो पूछता है कि वो प्रोटैगनिस्ट कौन था और उसके साथ उसका किस तरह का रिश्ता था, क्योंकि वो तो काफी ठंडा लग रहा था। वो पूरी नौटंकी शुरू कर देती है। दावा करती है कि वो एक साथ काम करने वाला बंदा था जिसने उसकी फीलिंग्स के साथ खेला और उसे धोखा दिया। वो आदमी पूछता है कि क्या लिन की कोई कमजोरी है, ऐसी कोई चीज जो बदला लेने में उसकी मदद कर सके। थोड़ा सोचने के बाद वो कहती है कि वो एक चीज जानती है, वो वुसी नाम की एक औरत है। इस बीच एमसी शहर में ऐसे टहलता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो, पर कोई अजीब बंदा उसका पीछा कर रहा है। उसका पीछा करते हुए उस आदमी को एक कॉल आता है जिसमें बताया जाता है कि बॉस ने एक लड़की को रिक्रूट किया है। सबूत की वो अच्छी तरह जानता है कि उसके भाई को क्या चाहिए। लिन तुरंत नोटिस कर लेता है कि उस पर नजर रखी जा रही है। वो सोचता है कि ये पीछा करने वाला कौन है और कहाँ से आया है। फिर फोन पर बात कर रहे आदमी को और खबर मिलती है। उसे बताया जाता है कि उसकी कमजोरी वुई नाम की औरत है और बॉस उसे किडनैप करके उस पर कंट्रोल करने का प्लान बना रहा है। सबसे पहले उन्हें लिनलू की अगली चाल का पता लगाना होगा। उसके बाद वे उस औरत की जांच पड़ताल करेंगे। प्रोटैगनिस्ट आगे बढ़ता रहता है, फिर अचानक पीछे घूमता है और पीछा करने वाले के आमने सामने आ जाता है। वो जानना चाहता है कि किसकी इतनी हिम्मत हो गई जो उसका पीछा कर रहा है। जैसे ही वो पास जाता है, एमसी सोचता है कि ये आदमी जाना पहचाना लग रहा है, भले ही उसे उसका चेहरा याद ना आ रहा हो। पीछा करने वाला पूरी तरह से हैरान रह जाता है और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, वो ब्लैक एम्परर से जा टकराता है। एक घूंसा सीधे उसके मुंह पर पड़ता है और वो दीवार से जा टकराता है। लिन उससे सीधे सीधे पूछता है कि उसे किसने भेजा है। वो पिटा हुआ आदमी दावा करता है कि ये एक गलती है, पर वो उसे बीच में ही रोक देता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं था। वो कहता है कि ये आदमी रामेन शॉप से निकलने के बाद से ही उसका पीछा कर रहा है। उसे पकड़ने के बाद प्रोटैगनिस्ट को एहसास होता है कि वो बेजी सोसाइटी से है। ये बात उसे हजम नहीं होती, क्योंकि बेजी सोसाइटी को इतनी जल्दी सामने नहीं आना चाहिए था। वो उस आदमी को और पास खींचता है और उसे ये बताने का एक आखिरी मौका देता है कि वो उसका पीछा क्यों कर रहा था। फिर भी वो बंदा इसी झूठ पर अड़ा रहता है कि वो बस वहां से गुजर रहा था। लिन उसे ध्यान से देखता है और याद करता है कि बेजी सोसाइटी के असैसिन्स कभी मुंह नहीं खोलते, इसलिए वो तय करता है कि नॉर्मल पूछताछ किसी काम की नहीं है। फिर एमसी आवाज लगाता है, विशमास्टर सामने आओ और अपना काम करो। विशमास्टर प्रकट होता है और उसका हुक्म पूछता है और वो तुरंत जवाब देता है, मैं विश मांगता हूँ कि ये सच उगल दे कि ये मेरा पीछा क्यों कर रहा था। विशमास्टर कहता है कि विश पूरी हो गई है। तुरंत ही वो आदमी सब कुछ उगलना शुरू कर देता है। वो बताता है कि उसका नाम सन लैंग है, जो बाई होंगली के अंडर काम करने वाला एक असैसिन है और उन्होंने उस शॉप से एक खूबसूरत औरत को पकड़ा है। लिन हैरान रह जाता है। पकड़ा है शाओमी को? वो आदमी कंफर्म करता है। वो समझाता है कि उसने उन्हें प्रोटैगनिस्ट के बारे में जानकारी दी और फिर हॉल ने प्रोटैगनिस्ट और वेन नाम की औरत दोनों की जांच करने का ऑर्डर दिया। एमसी को अभी भी समझ नहीं आ रहा कि बेजी सोसाइटी शाओमी को क्यों पकड़ेगी, पर वो आदमी बोलता रहता है। जब यूसी को लिन की कमजोरी बताया जाता है तो हॉल उसे धमकाने और उसे अपना गुलाम बनने पर मजबूर करने के लिए यूसी का इस्तेमाल करने का प्लान बनाता है। प्रोटैगनिस्ट की पीठ में ठंडा पसीना छूट जाता है। अपने दिमाग में वो शाओमी को उसके साथ ऐसा करने के लिए गालियां देता है। उसकी पास्ट लाइफ में तबाही के तीसरे साल के दौरान होंगी ने वेन की बहन को मार डाला था। एमसी ने उसका बदला लेने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया था,
पर इससे पहले कि वो ऐसा कर पाता, होंगी मॉन्स्टर्स के हाथों मारा गया, इसलिए लिन कभी अपना बदला नहीं ले पाया। इस बार वो खुद उसे मारेगा। फिर वो ब्लैक एम्परर को उस बेवकूफ की लाश को ठिकाने लगाने का ऑर्डर देता है। वो उससे कहता है कि इसे कचरे में फेंक दे। उसके बाद वो विश मास्टर से पूछता है कि अगर वो विश करे कि बेजी सोसाइटी का कोई भी इंसान वेन को नुकसान न पहुंचा सके तो वो प्रोटेक्शन कितने टाइम तक टिकेगी। विश मास्टर बताता है कि उसकी करंट पावर के साथ सिर्फ 24 घंटे। लिन फैसला करता है कि इतना काफी है। वो कहता है कि कुछ भी गलत होने से पहले वो होंगी को मार डालेगा, पर सबसे पहले उसे अपना क्लास एडवांसमेंट खत्म करना होगा। 24 घंटे बहुत हैं। फिर वो ऑर्डर देता है, विश मास्टर 24 घंटे के लिए उसकी रक्षा करो। बिल्कुल मास्टर, आपकी विश पूरी की जाएगी। ये काम पूरा होने के बाद लिन कहता है कि अब सीक्रेट रेल्म के सेकंड लेवल में एंटर करने का टाइम आ गया है। सीक्रेट रेल्म के अंदर असासिन अलायंस में क्लास एडवांसमेंट एरिया अभी भी ज्यादातर खाली पड़ा है। प्रोटैगनिस्ट सोचता है कि अंदर क्या इंतजार कर रहा है और उम्मीद करता है कि सब आसानी से हो जाए। जैसे ही वो पोर्टल से कदम आगे बढ़ाता है, वो तब हैरान रह जाता है जब सफेद बालों वाला एक आदमी उसका वेलकम करता है और उसे टॉप लेवल सीक्रेट सिखाने का ऑफर देता है। वो आदमी डेजमंड माइल्स है, असैसिन इंस्ट्रक्टर। लिन ये सोचकर एक्साइटेड हो जाता है कि ये शायद कुछ आसान क्वेस्ट्स वाला एक सिंपल एनपीसी है। इसके बजाय डेजमंड उसे स्नोई पीक पर 30 मॉन्स्टर्स और एक बॉस को मारने के लिए भेज देता है। बॉस का नाम पेंगुइन किंग है और एमसी कहता है कि वो तुरंत जाएगा। उसे वहां गए 5 सेकंड भी नहीं हुए होते कि वो बर्फ में दफन हो जाता है और फिर कोई चीज उसकी पीठ को कुचल देती है। लिन तेजी से ऊपर देखता है और अपने ऊपर एक लेवल 20 के ब्लैक स्नोमैन को देखता है। वो इस बात से इंप्रेस होता है कि उसने उस पर चुपके से हमला कर दिया, पर वो तुरंत ब्लैक एम्परर को समन करता है जो आसानी से उस वार को रोक लेता है, यह जानते हुए कि उसे इन चीजों से कम 30 ड्रॉप्स चाहिए। लिन एम्परर से उसे मारने को कहता है। एम्परर तेजी से हमला करता है, उसकी गर्दन पर वार करके उसे नीचे गिरा देता है। ये उम्मीद से ज्यादा आसान था और उसे पहला आइटम मिल जाता है। वो एम्परर से कहता है कि वे इसी काम के लिए यहाँ आए थे। फिर वो सीन कलेक्ट करने के लिए आगे बढ़ता है, पर इससे पहले कि वो ऐसा कर पाता, ये जोड़ी मॉन्स्टर्स के झुंड से घिर जाती है और उनमें से कुछ एक येटी में मर्ज होना शुरू हो जाते हैं। लिन अपनी तलवार निकालता है और कहता है कि असली लड़ाई अब शुरू होती है। एम्परर आगे झपटता है और प्रोटैगनिस्ट उसे बेपरवाह न होने की चेतावनी देता है। ये मॉन्स्टर्स सोच भी सकते हैं। दोनों दुश्मन वही क्वेस्ट आइटम्स ड्रॉप करते हैं जिनकी उसे जरूरत है। तभी एक और मॉन्स्टर उन्हें कुचलने के लिए सामने आता है, पर एम्परर उसे काटकर अलग कर देता है, जबकि उसी टाइम लिन उसका दूसरा हाथ काट डालता है। अब वो मॉन्स्टर कुछ खास करने लायक नहीं बचता। एमसी एम्परर से उसे हवा में उछालने को कहता है, जिससे ये लड़ाई एक अजीब स्पोर्ट्स मैच में बदल जाती है और वो उसे इतनी जोर से किक मारता है कि मॉन्स्टर के चीथड़े उड़ जाते हैं और भी जीव टूट पड़ते हैं, पर लिन जमीन पर वार करके उनका बैलेंस बिगाड़ देता है। फिर वो एम्परर को उन्हें खत्म करने का ऑर्डर देता है। एक बार जब वे सुन्न हो जाते हैं तो दोनों मिलकर एक जबरदस्त कॉम्बो यूज करते हैं, जिसके बाद घूंसों की बौछार होती है और सिर कुचल दिए जाते हैं और भी ड्रॉप्स जमा होते रहते हैं। ये जोड़ी एक और कॉम्बो चलाती है और उससे भी ज्यादा आइटम्स गिरते हैं। ये सब कुछ देर तक चलता रहता है। सिस्टम का काउंट 37 तक पहुंच जाता है, जबकि उसे सिर्फ 30 की जरूरत थी। लिन को जो बात परेशान कर रही है वो ये है कि मॉन्स्टर्स उसके सिंहासन से आते ही जा रहे हैं, रुक ही नहीं रहे। पेंगुइन किंग कहता है कि खुद लड़ने से पहले वो उन्हें थका देगा। वो आराम से घूंट भरता है, फिर स्पिरिट्स को वापस बुलाता है। अचानक कोई चीज लिन के सामने उड़कर आती है और वो इंस्टिंक्टिवली उसे पकड़ने की कोशिश करता है, पर वो उसके हाथ से फिसलकर आगे निकल जाती है। पेंगुइन किंग के ऊपर एक स्पिरिट बॉम्ब बनने लगता है और वो अपने सैनिकों को दोबारा जिंदा होने का हुक्म देता है। क्रिस्टल्स उड़कर उसकी तरफ वापस आते हैं, जमीन से टकराते हैं और बर्फीली एनर्जी फैलाते हैं। उस बर्फ से ब्लैक स्नोमैन फिर से जी उठते हैं, पर लिन पहले ही नोटिस कर चुका है कि वे क्रिस्टल्स कहाँ से आए थे। अब उसे समझ आता है कि ये लड़ाई खत्म क्यों नहीं हो रही थी। वो मॉन्स्टर्स को चकमा देकर आगे भागता है और एम्परर से उसके पीछे आने को कहता है और वे क्रिस्टल्स के सोर्स की तरफ तेजी से दौड़ पड़ते हैं। लिन मॉन्स्टर के कंधे पर किसी सामान की तरह सवार हो जाता है, जबकि पेंगुइन किंग बाकी लोगों को उनका पीछा करने का ऑर्डर देता है। तभी प्रोटैगनिस्ट एम्परर से कहता है कि वो उसे पहाड़ की चोटी पर फेंक दे और एम्परर तुरंत ऐसा ही करता है। हवा में उड़ते हुए एमसी अपना बफ डैगर निकालता है। ये बॉस सिर्फ इसलिए खतरनाक लग रहा था क्योंकि लिन सीधे उसके मेन पॉइंट पर गया और उसने तेजी से पेंगुइन किंग का क्वेस्ट आइटम छीन लिया। जैसे ही वो ऐसा करता है, बाकी मॉन्स्टर्स गायब हो जाते हैं और वो समझ जाता है कि लड़ाई खत्म हो चुकी है। अगले ही पल वो डेस्मंड के पास वापस पहुंचता है, ये कहते हुए कि वो मांगी गई हर चीज ले आया है। डेस्मंड बताता है कि लिन 3 नॉर्मल असासिन क्लासेस में से चुन सकता है, रोग, विंड रनर और डार्क अपोस्टल, पर हिडन क्लासेस ट्राई करने का भी एक मौका है। प्रोटैगनिस्ट कहता है ऑब्वियसली वो वही चुनेगा, आखिर वो यहाँ आया ही इसीलिए था। डेस्मंड उसे चेतावनी देता है कि अगर वो उस रास्ते को चुनता है तो उसकी जान भी जा सकती है। फिर भी लिन कहता है कि वो रिस्क लेने के लिए तैयार है। डेस्मंड हंसता है और कहता है कि उसे ये बेपरवाह एटीट्यूड पसंद आया। एमसी याद करता है कि उसकी पास्ट लाइफ में कई लोगों को सीक्रेट क्लासेस मिली थीं, इसलिए ये ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। पर डेस्मंड कहता है कि अब पीछे हटने के लिए बहुत देर हो चुकी है। वो उसे वॉइड रीजन में भेज रहा है जहां ट्रायल शुरू होता है।
फिर वो उससे आज़ादी से चुनने को कहता है। एक पल बाद लिन बिल्कुल सुनसान जगह के बीच में उठता है। वो अपने आसपास कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहा है। ये जैसा नाम है वैसा ही एक कभी न खत्म होने वाला वॉइड है। फिर भी ये पूरी तरह से खाली नहीं है, क्योंकि अचानक प्रोटैगनिस्ट का पैर एक चीज से टकराता है जिससे उसके सामने एक लेजर एक्टिवेट हो जाती है और फिर पूरे एरिया में और भी बीम्स दिखने लगती हैं। वो उसका टेस्ट लेने के लिए एक रेड बीम के पास जाता है। वो फ्यूजिटिव क्लास ऑफर करती है। लिन याद करता है कि यही वो क्लास है जिसकी सिफारिश लॉर्ड ऑफ डिजायर्स ने की थी, पर अब वो बाकी दो के बारे में भी जानने को उत्सुक है। ब्लू बीम से शैडोलेस क्लास सामने आती है और ये पिछली वाली से बेहतर ट्रेट्स के साथ ज्यादा स्ट्रांग लग रही है। लिन अंदाजा लगाता है कि बीम के कलर्स दिखाते हैं कि क्लास कितनी रेयर और वैल्यूएबल है, तो गोल्ड बीम सबसे बेस्ट होनी चाहिए। वो पास जाता है और उसे छूता है। उससे स्वॉर्ड स्टॉर्म मास्टर क्लास का पता चलता है, जो एक लेजेंडरी प्रोफेशन है। इसके स्टैट्स और स्किल्स बाकी सबसे कहीं ज्यादा हैं। उसे याद भी नहीं आ रहा कि उसकी पास्ट लाइफ में किसी को इतनी स्ट्रॉन्ग क्लास मिली भी थी। अगर वो इसे हासिल कर लेता है तो उस सोसाइटी से निपटना बहुत आसान हो जाएगा। असली सवाल ये है कि लॉर्ड ऑफ डिजायर्स ने ये बात उससे क्यों छिपाई। लिन उसे आवाज लगाता है और कीथ तुरंत सामने आ जाता है। एमसी पूछता है कि उसने झूठ क्यों बोला। कीथ थोड़ा नर्वस और चिढ़ा हुआ दिखता है कि एमसी ने ये पकड़ लिया। फिर भी कीथ कहता है कि उसका इरादा उसे धोखा देने का कभी नहीं था। वो तो बस यही मानता था कि आउटलॉ क्लास सबसे सेफ ऑप्शन था। लिन पूछता है कि उसका क्या मतलब है, इसलिए कीथ उसे दिखाता है उस क्लास के लिए कंपैटिबिलिटी और सक्सेस रेट। वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि कंपैटिबिलिटी सिर्फ 1% है। फिर कीथ शैडोलेस के लिए भी वही नंबर्स दिखाता है। प्रोटैगनिस्ट पूछता है कि वो फ्यूजिटिव क्लास को लेकर इतना श्योर क्यों था। वहाँ नंबर्स बढ़कर 98% सक्सेस और 89% कंपैटिबिलिटी हो जाते हैं। लिन मानता है कि कीथ की बात में दम है और कीथ राहत की सांस लेते हुए सहमत होता है, पर एमसी कहता है कि वो फिर भी सबसे सेफ रास्ता नहीं चुनना चाहता। उसे वो क्लास चाहिए जिसमें सबसे बड़ा फायदा हो। उलझन में पड़कर कीथ पूछता है कि वो ऐसा क्यों चुनेगा, पर लिन उसका कंधा पकड़ता है और कहता है कि अब से कीथ को सिर्फ ऑप्शंस जज करने में उसकी मदद करनी चाहिए, उसके लिए फैसले नहीं लेने चाहिए। जैसे ही वो पिलर की तरफ बढ़ता है, लॉर्ड ऑफ डिजायर्स कहता है कि वो समझ गया। प्रोटैगनिस्ट फिर पूछता है कि क्या क्लास सीखने के बाद 100% कंपैटिबिलिटी तक पहुंचना पॉसिबल है। कीथ कहता है कि हाँ, पर ये बाकी क्लासेस के मुकाबले कहीं ज्यादा मुश्किल होगा, और अगर एमसी फेल हो गया तो वो बेहद कमजोर हो जाएगा या फिर उससे भी बुरा मर जाएगा। वो कहता है कि वो इसके लिए तैयार है। उसके लिए 20 दिनों तक कमजोर रहना लगभग मौत के बराबर ही है, क्योंकि बाकी सब उससे आगे निकल जाएंगे। फिर वो कीथ को एक थप्पड़ मारता है और कहता है कि वो ऑड्स का अंदाजा लगाने में तो बहुत उस्ताद है, पर खुद लिन को गिनना भूल गया। ठीक उसके बाद वो एक विश मांगता है। वो चाहता है कि क्लास चेंज सक्सेसफुल हो जाए। लॉर्ड ऑफ डिजायर्स कहता है कि उसकी विश पूरी की जाएगी। वो लिन पर एक ब्लेसिंग देता है और कहता है कि विश अब सेट हो चुकी है। सक्सेस का चांस बढ़कर 100% हो जाता है। गोल्डन लाइट प्रोटैगनिस्ट के चारों तरफ लिपट जाती है और क्लास ट्रांसफर शुरू हो जाता है। बाहर डेजमंड को एहसास होता है कि उसने कौन सी क्लास चुनी है और सोचता है कि ये पागलपन है। उसने तो एसएस रैंक वाले लोगों को भी इसमें फेल होते देखा है। जैसे ही लिन मेडिटेशन करता है, वो समझ जाता है कि इस क्लास को हासिल करने के लिए उसे तूफान और मौत के बीच के असली कनेक्शन को समझना होगा। कुछ टाइम बाद वो अपनी आंखें खोलता है। एक आवाज उससे कहती है कि हवा के प्रति वफादार रहो, तलवार के प्रति वफादार रहो और सबसे बढ़कर अपने दिल के प्रति वफादार रहो। उसे ऐसा इंसान बनना होगा जो हमेशा मौत के करीब खड़ा रहे, फिर भी उससे कभी न डरे। उसे तलवार को ऐसे थामना होगा जैसे वो उसके अपने दिल का हिस्सा हो, और हवा की आवाज सुननी होगी, क्योंकि काफी स्पीड हासिल करने पर तलवार और हवा एक हो जाते हैं। ब्लाइट स्टॉर्म क्लास में तुम जितने ज्यादा कट्स मारोगे वे उतने ही खूंखार होते जाएंगे। सिर्फ वही लोग जो रुकावटों का डटकर सामना करते हैं और स्ट्रांग बन सकते हैं। ये अकेली ऐसी असासिन क्लास है जो लड़ाई से कभी नहीं भागती। बाहर लॉर्ड ऑफ डिजायर्स लिन से जल्दी वापस आने को कहता है। उसकी पावर खत्म हो रही है और वो फिर से सोने वाला है। ये कहते कहते वो गायब होने लगता है। वो कहता है कि बाकी सब अब उसी पर डिपेंड करता है। तभी चक्कर और थकावट उसे घेर लेती है और वो प्लेटफॉर्म पर गिर पड़ता है। बाहर उसकी असली बॉडी भी गिर जाती है। डेजमंड को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उसे जमीन पर मुंह के बल पड़ा रहने देता है। लिन वहीं पड़ा रहता है, हिलने डुलने में भी नाकाम। डेजमंड कहता है कि ये घमंड की कीमत है। रैंकिंग्स दिखाती हैं कि बाकी लोग आखिरकार अपने फर्स्ट और सेकंड असेंशंस तक पहुंच रहे हैं। डेजमंड हंसता है और कहता है कि वो टाइटल प्रोटैगनिस्ट का हो सकता था अगर वो इतना घमंडी न होता। इस बीच लिन उठने के लिए स्ट्रगल करता है। डेजमंड पूछता है कि क्या वो सच में अभी भी जिंदा है, और एमसी कहता है कि हाँ, और वो अभी भी नंबर 1 है। हैरान होकर डेजमंड पूछता है कि क्या वो सच में सोचता है कि उसने एक लेजेंडरी ट्रायल पास कर लिया है। वो एक स्टैमिना पोशन पीता है और डेजमंड ये देखकर सरप्राइज हो जाता है कि उसके पास इतनी स्ट्रॉन्ग चीज है। वो पूछता है कि क्या प्रोटैगनिस्ट ने पोशंस के भरोसे सच में टेस्ट क्लियर कर लिया। लिन बस उसे एक हल्की सी स्माइल देता है। डेजमंड दबाव डालता रहता है जवाब मांगते हुए। एमसी बस सीधे पूछता है कि क्या उसे थोड़ी गर्मी महसूस हो रही है, क्योंकि डेजमंड की गिराई हुई सिगरेट ने कालीन
गैसोलीन को जलाना शुरू कर दिया है। जब डेजमंड उसे बुझाने के लिए दौड़ता है, लिन आराम से वहां से निकल जाता है, ये सोचते हुए कि उसके पास यहाँ बातों में वेस्ट करने के लिए टाइम नहीं है। उसे जितनी जल्दी हो सके उस आदमी को मारना है। जब तक वो बाहर आता है तब तक रात हो चुकी होती है। क्लास चेंज में 5 घंटे लग गए और अब उसे उस आदमी को और शायद ज्यादा से ज्यादा 19 अन्य लोगों को मारना है। फिर वो अपने आए हुए 4 मैसेजेस खोलता है। एक मैसेज कगुया का था जिसमें उसने हर चीज के लिए थैंक्स कहा था और उसे एक गर्म खाने पर इनवाइट किया था, पर लिन जानता था कि वो अचानक इतनी सीधी नहीं हो जाएगी, तो वो इनवाइट जरूर बेजी सोसाइटी के सेटअप का हिस्सा था। फिर भी चूंकि वो पहले से ही उन्हें तबाह करना चाहता था, ये सबसे परफेक्ट मौका था। उसी टाइम आशा प्रोटैगनिस्ट को मारने के लिए आदमियों को इकट्ठा करने के लिए अपनी सीक्रेट चार्म टैक्टिक का यूज कर रही थी। तभी उस तक 3 मैसेजेस पहुंचे। लॉर्ड टैंग उठा, पर उसने उसे रोका और कहा कि उसके पास अभी भी एक आखिरी सीक्रेट मूव बचा है, इसलिए वो वापस बैठ जाए। फिर भी टैंग को ज्यादा परवाह थी। उसे लिनलू के उस मैसेज के बारे में ज्यादा फिक्र थी जिसमें उसने मिलने के लिए कहा था। उसने उससे कहा कि वो अपने वो पैंतरे बाद में दिखा सकती है और उसे तुरंत उठने का ऑर्डर दिया। इससे वो बस भड़क गई। वो काफी एक्साइटेड थी और अपना जलवा दिखाने का मौका हाथ से जाने पर उसे बहुत चिढ़ हो रही थी। शुरुआत से ही बोर्ड ने वार्निंग दी थी कि रत्नों वाली तबाही, रात डिजास्टर 24 घंटे में शुरू होने वाली है। उस बूढ़े आदमी ने गोरे बंदे को हर देश को अलर्ट करने को कहा कि एक तबाही आने वाली है। दूसरी तरफ लिनलू चांद की तरफ ऊपर देख रहा था। खबर सुनने के बाद उसे एहसास हुआ कि ये उसकी पास्ट लाइफ से बिल्कुल मैच कर रही है। फर्क बस इतना था कि इस बार ये 5 दिन पहले शुरू हो रही थी। वो जानता था कि पहली तबाही में लेवल 1 से 20 तक के मॉन्स्टर्स बाहर निकलेंगे। वहाँ कीड़े वाले मॉन्स्टर्स भी होंगे जो नॉर्मल से 4 गुना एक्सपीरियंस देंगे। हालांकि जिन लोगों ने अवेकनिंग नहीं की थी उनके लिए दुनिया एक भयानक सपना बनने वाली थी। पिछली बार वो उन लोगों को नहीं बचा पाया था जिनसे वो प्यार करता था। उसने उल्टे चीजें और बिगाड़ दी थीं। इस बार वो आखिरकार उनकी हिफाजत करेगा। जब वो छोटा था तो अपनी जिंदगी का ज्यादातर टाइम भटका हुआ और कंफ्यूज्ड ही रहा। उसकी बहन ही थी जिसने उसे इतना कुछ सिखाया, यहाँ तक कि जब उसने और उसके भाई ने उसकी फैमिली से चोरी की थी तब भी सच्चाई जानने के बाद उन्होंने उन्हें माफ कर दिया था। वो हमेशा उसकी कम हाइट को लेकर उसे चिढ़ाती थी और उसकी जिंदगी के सबसे बड़े मौकों पर वो हमेशा उसे चीयर करने के लिए वहां मौजूद रहती थी। यहाँ तक कि जब उसने कॉलेज ग्रेजुएट किया तब भी हर इंपॉर्टेंट मेमोरी में उसकी बहन साथ थी, पर जब उसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी वो उसे बचाने के लिए वहां नहीं था। इसलिए इस बार वो बिहोनी से अपना बदला लेकर रहेगा। सड़क पर एक कार आकर रुकी। अंदर मूवमेंट एक्सपर्ट और लॉर्ड टैंग बैठे थे। ठीक तभी उसे एक मैसेज मिला। उसने उस आदमी को कुगावा कहकर बुलाया, पर लगा कि वो बिहोनी ही था जिसने पूछा कि वो क्या चाहता है। शाओ में यह देखकर दंग रह गई कि जिस आदमी को वो पसंद करती थी वो भी इस बंदे से डरता हुआ लग रहा था। उसने उसे बताया कि टेस्ट अगले महीने शुरू होगा और जवाब बहुत सिंपल था, सब ठीक था। उस आदमी ने कहा कि उन्होंने एक एसएस रैंक वाले इंसान को अवेकन कर लिया है और अब हर कोई उसके लिए क्रिस्टल्स जमा कर रहा है। वो मान गया, पर अंदर ही अंदर गुस्से से जल रहा था, ये सोचते हुए कि मियामोटो मुसाशी वो सब कुछ छीन रहा है जो उसका होना चाहिए था। प्रिंसेस यूशिको और बाकी सोसाइटी का पूरा फ्यूचर उसी का होना तय था। उस दिन के आने से पहले उसे बहुत सारे क्रिस्टल्स की जरूरत थी और लिनलू जैसे लोगों को उसका गुलाम बनना ही पड़ता। इसलिए उसने लड़की से कहा कि वो एमयू को अपनी तरफ लाने के लिए जो बन पड़े करे। उसने उससे कहा कि वो फिक्र न करे, वो अच्छी तरह जानती है कि इस सिचुएशन को कैसे संभालना है। उसने जवाब दिया कि ऑब्वियसली वो उसकी चालबाजियों को बहुत अच्छी तरह जानता है। बाद में जब लड़की बीच पर आराम से लेटी हुई थी वो आगे बढ़ी। उसे पूरा यकीन था कि अगर वो लॉर्ड टैंग को संभाल सकती है तो लिनलू तो उसके लिए बहुत आसान होगा। इसलिए वो भाई लू चिल्लाते हुए भागी, चिल्लाई कि वो आ गई है और सीधे उसकी तरफ झपट पड़ी। वो बस चुपचाप एक तरफ हट गया और वो मुंह के बल सीधे जमीन पर जा गिरी। पीछे मुड़ने के बाद उसने शिकायत की कि गिरने से सच में बहुत दर्द हुआ। लिन ने उसे इग्नोर किया और पूछा कि बिहोंग कहाँ है। उसने टैंग की कॉल से वो नाम पहचाना और कंफ्यूज हो गई। वो बस टकटकी लगाए, घूरने और पूछने के अलावा कुछ न कर सकी कि उसके कहने का क्या मतलब है। प्रोटैगनिस्ट पास आया और बोला कि बिहोंगी ही बाकी सोसाइटी का लॉर्ड है। उसने माना कि वो उस सोसाइटी में थी, पर कहा कि वो उस आदमी को नहीं जानती। लिन पीछे मुड़ा और बोला कि अगर ऐसा है तो उसका उससे कोई लेना देना नहीं है। उसने तेजी से कहा कि भले ही वो उसे न जानती हो, फिर भी वो सोसाइटी ज्वाइन कर सकता है और पता लगा सकता है। इस तरह उसे रिसोर्सेज, पैसे और जो कुछ भी चाहिए वो सब मिल जाएगा। ठीक तभी टैंग को एक कॉल आया। ये एमसी था जो उसे बता रहा था कि उसने लड़की को पहले ही मार दिया है। टैंग उछल पड़ा और पूछा कि क्या ये सच में लिनलू है। उसने तुरंत जवाब दिया और उससे बाहर आने को कहा, क्योंकि वो पहले से जानता था कि टैंग पास में ही था।
फिर उसने फ़ोन पानी में फेंक दिया और उसे एहसास हुआ कि उसने पूरे प्लान को भांप लिया था। टैंग तालियां बजाने लगा, ये देखकर हैरान कि प्रोटैगनिस्ट ने सब कुछ पता लगा लिया था। उसने यहाँ तक कहा कि एमसी को उनके साथ जुड़ जाना चाहिए ताकि वे मिलकर यहाँ बड़े बड़े काम कर सकें। लिन ने पूछा कि क्या उन बड़े कामों का मतलब देश को दोबारा बनाना है ताकि वे सब कुछ कंट्रोल कर सकें। टैंग दंग रह गया और पूछा कि उसे ये कैसे पता चला। उसने कोई जवाब नहीं दिया, उसने बस इतना कहा कि वे सब मरने के लायक हैं। फिर उसने ब्लैक एम्परर को समन किया। ब्लैक एम्परर घूंसों की बौछार के साथ आगे झपटा, जिससे टैंग को अपना बचाव करने पर मजबूर होना पड़ा। टैंग ने प्रिंसेस काविया से पीछे हटने को कहा क्योंकि वो उस हमले को नहीं झेल सकती थी।